अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आज हम बात कर रहे हैं रेस्क्यू 1112 पंजाब के ऊपर। हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाएंगे, किस तरह से रेस्क्यू जो सेंटर है इनका वहां पर कॉल लैंड करती है, उसके बाद रेस्क्यू एम्बुलेंस और स्टाफ मूव करता है, किस तरह से उस स्पॉट पे पहुंचा जाता है, पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। ये सब कुछ भी आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीजी रेस्क्यू 1112 पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। आप 7-8 साल से एज ए डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 पंजाब काम कर रहे हैं। इतने लंबे अरसे तक पाकिस्तान में जहां हर 1.5-2 साल के बाद या तो गवर्नमेंट सर्वेंट को ओएसडी बना दिया जाता है, या उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, आप इतने लंबे अरसे से डीजी के तौर पर काम कर रहे हैं। इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो आप में कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा है, या आपको अफसरान को खुश करना आ गया है। तो एक्चुअल रीज़न क्या है? आई थिंक ये जिस वक्त शुरू किया, ये एक्चुअली डीजी तो 2006 से हमने जिस वक्त एक फॉर्मली इसका एक कानून पास हुआ तो उसके बाद हुआ, लेकिन हमने 2004 में इसको एज ए प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट ये था कि शुरू में 10 साल जब हमने कोशिश की कि सिविल डिफेंस और दूसरों को हम बेहतर कर लें और उनको एक फाल बना लें, जब वो चीज़ नहीं हुई तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप एज ए पायलट प्रोजेक्ट ये 14 एम्बुलेंसेस के साथ लाहौर से आगाज़ करें। 14 एम्बुलेंसेस के साथ हमने लाहौर शहर से आगाज़ किया, और उसके बाद साथ ही 2 रेस्क्यू व्हीकल्स थी उसमें। और उसके बाद से एक जब उसके रिजल्ट्स लोगों को नज़र आने शुरू हुए तो उसके बाद एक एक्सपेंशन फेज़, बल्कि अभी भी हमारे पास अगले 3 साल के लिए वेटिंग लिस्ट है जो कहते हैं मेरी तहसील में पहले बनाएं। एंड वी हैड टू प्रायोरिटाइज़ के जी पहले जो हाई रिस्क एरिया उनको हम कवर करें। उसके बाद से हमने नहीं मांगा, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द सर्विस अपने पैरों के ऊपर और वो खड़े हो जाए। हर लोग माशाल्लाह ज़िलों में जिम्मेदारियाँ उन्होंने ले ली हैं। अब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं, एक सिस्टम आ गया इन प्लेस। आज कम से कम हर शहरी को ये पता है कि कौन सा इमरजेंसी नंबर है जिस पर डायल करना है, ये बहुत मदद करनी है। तो ये निज़ाम बनाना था। वसाइल की मैं अभी भी कहता हूँ कमी नहीं है। उस वक्त 50 एम्बुलेंसेज होती थी, लोगों को नहीं मिलती थी 2002 में, और उसके बाद आज हम 24 एम्बुलेंसेज के साथ लाहौर शहर को मैनेज करते हैं। तो असल जो इशू है वो मैनेजमेंट का, वो है मैनेजमेंट का है और सिस्टम डेवलप करने का है। अब इंसान वही बना सकता है जब एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और जब एक्सपर्टीज होंगी वो डेवलप कर सकेगा। अगर उसका कोई है ही नहीं और बार बार वो चेंज होता रहेगा तो फिर तो कोई एक ओनरशिप डेवलप ही नहीं होती। आज अगर रेस्क्यू अच्छा चल रहा है तो उसकी भी ओनरशिप है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी फिर आप दोनों चीज़ों को लेते हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ द साइड्स। और अगर आप जो बंदा नहीं और हर कुछ अरसे बाद अगर आप इस तरह से चेंज करते रहेंगे तो जाहिर बात है कोई सिस्टम नहीं चलेगा। और ईच एरिया हैज़ बिकम सो स्पेशलाइज्ड कि उसको समझने में और उसको करने में आपको एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए, और उसके बगैर वरना कोई सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा रिजवान साहब, आपने परवेज़ इलाही साहब के साथ काम किया, अब आप शहबाज शरीफ साहब के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, अब आप एक तीसरे चीफ मिनिस्टर को फेस करने जा रहे हैं। तो ये तो आप एक खुद बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। कोई भी आज तक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कंसिस्टेंटली एक पोस्ट पर इतने ज़्यादा चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम नहीं कर सका। आई थिंक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रेस्क्यू 1112 कोई पॉलिटिकल सर्विस नहीं है। ये बगैर किसी तफरीक के अमीर गरीब को, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के सबको ट्रीट करती है। और आज ये सबको जब बगैर आप डिफ्रेंशिएशन के ट्रीट करते हैं, और एक ऐसी एसेंशियल सर्विस है जो कि हर गरीब को किसी इमरजेंसी में भी मदद करने के लिए एक निज़ाम है, तो मैं समझता हूँ उसमें फिर ये पॉलिटिक्स और ये चीज़ें एक साइड पर रह जाती हैं। असल चीज़ जो है वो एक गरीब और मुश्किल वक्त के अंदर जो एक इमरजेंसी में उसकी मदद करना लाजमी है। ऑप्शंस इस तरह से मेरे पास भी बहुत सारी हैं, इसी तरह से बट हमने जब एक चीज़ करनी है इस तरह, जिस तरह आज हमने 16-17 लाख से ज़्यादा लोगों को तकरीबन रेस्क्यू किया है, जो उनको बचाना है, और जिस वक्त वो बचा के आपके पास आते हैं वो एक जो फीलिंग है वो इतनी ट्मेंडस है। आज ह्यूमन सर्विस की जो फीलिंग है वो एक ऐसी है कि मैं उसका कोई मेरे पास उसका जवाब नहीं है। और जब लोगों की हम जिंदगियां बचाते हैं तो वो एक चैलेंज है। और आज मेरी ख्वाहिश ये है कि आज हमने सिर्फ पंजाब में ही नहीं किया, आप ये ट्रेनिंग का सेंटर देख सकते हैं, ये पूरा एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे सिर्फ पंजाब के लोग नहीं बल्कि पेशावर, मर्दान, गिलगित, बाकी प्रोविंसेस को भी आप सब लोग यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब चूंकि हम आपके उस एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रही हैं, पूरा ट्रेनिंग सेंटर है व्यूअर्स इनका मुख्तलिफ, अगर आप मुझे आप काइंडली बता सके कि कौन से सेक्शन में किस तरह की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फायर फाइटर्स हैं। आपने देखा होगा बाहर के ममालिक में फायर फाइटर को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो सब एजुकेटेड होते हैं, वो वेल ट्रेंड होते हैं, और वो अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल के लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। और बाकायदा अगर आप ये देखें तो ये ब्रीदिंग, ये सब ब्रीदिंग एपरेटस है
जिसको हम सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस कहते हैं। स्पेशल ड्रेस है? जी स्पेशल ड्रेस है, इसको कहते हैं फायर टर्न आउट गियर। इससे एकदम अगर आग का कोई शोला आप पे आ भी जाए तो आप बच सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये देखें तो ये पीछे इनके सिलेंडर लगे हुए हैं जिसके अंदर एयर है। सो जब ये एक स्मोक या किसी ऐसी जगह पे जिस वक्त एंटर करते हैं तो वहाँ पे चूँकि उससे बचना है और आपको एयर चाहिए ताकि आप प्रोटेक्शन के साथ एक सर्टन लेवल स्मोक में जाके तो अंदर फायर फाइटिंग कर सकें, तो उस वक्त ये आप इस्तेमाल करते हैं ताकि टॉक्सिक फ्यूम्स और वो उसकी वजह से आप टॉक्सिकेट ना हो जाए। तो फायर टर्न आउट गियर की मदद से और इसकी मदद से आप फायर फाइटिंग करते हैं। आज तक हमारे यहाँ पे क्या होता रहा, बाहर खड़े होकर पानी मारते रहे, दैट इज नॉट फायर फाइटिंग। तो इसलिए आपको खुद अंदर जाना पड़ता है। गार्डनिंग और फायर फाइटिंग में फ़र्क है, और यही फ़र्क है कि सिर्फ बाहर खड़े होकर पानी मारना जो है वो फायर फाइटिंग नहीं है। फायर में जिस वक्त आपने एंट्री करनी है, मसलन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके एक कमरे में अंदर आ गया, बाहर से खड़े होकर पानी मार रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँच रहा है। बल्कि अब आपने पेस देखा, जल गया पूरा पेस। तो एक पेस के बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा बल्दिया टाउन कराची में जो हुआ, जहाँ पे पाकिस्तान की तारीख का बल्कि दुनिया के बहुत ज्यादा टॉप 20 फायर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आ गया, और उससे जो हमारा एक सेटबैक हुआ और जो हमारी एक इमेज गई वो एक बहुत वो थी। आज मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 50% है कि हम एक अच्छी वेल ट्रेंड इमरजेंसी फायर सर्विस इस्टेब्लिश करें, जिस तरह पंजाब में हो गई। मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि वो कराची में भी हो और सब जगहों के ऊपर उसी लेवल की सर्विसेज अवेलेबल हो, ताकि लोग हमें बर वक्त कॉल करें और हम उनकी बर वक्त मदद कर सकें। क्योंकि फायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कितनी जल्दी आप कॉल करते हैं, कितनी जल्दी फायर सर्विसेज रिस्पॉन्ड करती हैं। अगर आग एक या दो कमरों पर या उसको आपने कंटेन कर लिया है, ये अगर आग बिल्डिंग पूरी आग लग चुकी है और बेकाबू हो चुकी है, तो फिर देयर इज वेरी लिमिटेड दैट यू विल बी एबल टू। हम देखते हैं कि आज भी जब आग लगती है तो उस बिल्डिंग के अंदर, अगर बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के एक खास पोर्शन में आग लगी हुई है, तो उस बिल्डिंग के उस खास एरिया को ड्रिल करने के लिए हमारे पास मशीनरी नहीं है। हमें उस पूरी बिल्डिंग को या तो कोलैप्स करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक तो ये है जो हमने फायर फाइटर ये एंटर करके हमारे पास बाकायदा थर्मल इमेजिंग कैमरा भी होता है, जिसकी मदद से आप एग्जैक्ट सीट ऑफ फायर को देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है, और वहाँ पे फिर फायर फाइटिंग करते हुए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज ओनली 50%। हम दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस भी बना लें, अगर हम वहाँ पे पहुँचते हैं और जिस तरह आप वो हाइड्रेंट देख सकते हैं, लाल रंग का हाइड्रेंट वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे फायर ट्रक के पास, वहाँ से आपने पानी लेना, तो बाहर भी आपने कभी ममालिक में देखा हो, तो एक ट्रक भी आपका चला जाए वो काफ़ी है, क्योंकि उसको पानी आ रहा है। अगर हर बार ट्रक भरने जाएगा तो वो कभी भी इफेक्टिव यहाँ तो बिल्डिंग्स में जब कंस्ट्रक्शन होती है तो हाइड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, कुछ फायर सेफ्टी के इंतजामात बिल्डिंग बायलॉज के अंदर दिए गए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद जरूरी है, जिनमें सबसे पहले इखराज के रास्ते हैं। मसलन इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है, एग्जिट साइन नहीं लगे हुए, एग्जिट प्लान नहीं लगा हुआ, तो फिर तो आप आगे जा ही नहीं सकते। इसलिए कम से कम अगर सेकंड फ्लोर में है, ऊपर वाले लोगों को इवैक्यूएट होना है, तो वो कम से कम निकल तो सके। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से एंट्री की जाती है। ये अब एंट्री करेंगे बिल्डिंग में। हाँ जी, अपना प्रेशर चेक कर रहे हैं। ये अब एंट्री करने का एक मखसूस तरीका है जिसके लिए इनको ट्रेनिंग इंटरनेशनल गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस के मुताबिक। अब दरवाजे के अगर आप सामने खड़े हो जाएं और एकदम आपके सामने आग आती है तो वो तरीका एंट्री का नहीं है। लोग बहुत सारे फायर फाइटर इसी गलती से जल जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग नहीं सही है। अब प्रॉपर डोर को खोलने का एक तरीका है, उसका पहले आपने टेम्परेचर चेक किया, उसके बाद साइड पे रहते हुए खोला उसको, ताकि एकदम अगर जिस वक्त एयर अंदर जाए तो अगर कोई फ्लैश ओवर या बैकड्रॉप है, ये जी इज मेंट फॉर टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोर, या कोई और चीज़, या डोर को अगर खोलना है, कोई चीज़ तोड़नी है या लॉक तोड़ना है जिस वक्त आप कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल चीज़ों के काम आती है। कि फ्लोर की स्टेबिलिटी चेक करते हुए आप जा रहे हैं और ये वॉल टू वॉल सर्च करते हुए जाएंगे। एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं ताकि, और वो पैरों से की मदद से आप देख सकते हैं कि वहाँ से प्रॉपरली वो चेक करते हुए जो है वो जा रहे हैं। लेकिन ये उस फायर को एक्सटिंग्विश किस तरह से करेंगे? ये तो अंदर एंटर हो गया। इस वक्त ये एक ड्रिल हो रही है, स्मोक रूम ड्रिल है, ये आप इस वक्त ट्रेनिंग में ड्रिल देख रहे हैं। जब ये रियल टाइम के ऊपर एंटर करेंगे तो इनके पास 7 होजेस भी होती हैं, और उस वक्त इनके पास 7 फायर फाइटिंग का जो है होज रील लेके अंदर जाते हैं, साथ लेके जाते हैं। तो इस वक्त लेकिन जब आपको ये देखें, अब जब आपने सर्च कर रही है, अब इस वक्त वॉल टू वॉल ये सर्च कर रहे हैं, स्मोक में सर्च कर रहे हैं कि अंदर कुछ पॉसिबली लोग हैं, और ये उनको रेस्क्यू करके अब बाहर ला रहे हैं। तो ये वॉल टू वॉल सर्च है। ये स्मोक थी सिर्फ, तो स्मोक में फायर फाइटिंग वाला काम नहीं था। फायर में ऑफ कोर्स आप इस किस्म की एंट्री नहीं कर सकते। अच्छा, ये डमी सा एक जो वो एक इंजर्ड बंदा है या उसको बाहर एंट्री है जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है,
और उसमें किस तरह से उनको एंटर करना है और किस तरह जाके उनको बचाना है। तो ये उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये फॉरेन एम्बुलेंस आपकी आ गई है? जी, एम्बुलेंस आ गई है और उसके बाद वो इसको ट्रीटमेंट देते हुए जो है वो देगी। इतना सिस्टमैटिकली, इतना इवेंट टू इवेंट लेके चलना चीज़ों को, उसके बगैर कोई सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। और जब तक आपका एक सही तरीके से आप उसको लेके आगे ना चले, हर कुछ अरसे बाद शुरू करें और उसके बाद उसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो वो सिस्टम कभी कामयाब नहीं होता। उसको इंजर्ड को बाहर निकालिए, आप उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज कर लें, अगर सिस्टम मौजूद नहीं है बिल्कुल, तो शायद उस रेस्क्यू का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं। अगर स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है और उस वक्त अंदर से आपने उसको सही शिफ्ट नहीं किया और वो सारी उम्र के लिए मफलूज हो गया, तो वो मफलूज। अच्छा, बर्न इंजरी जो है, ऑब्वियसली जब आग लगेगी किसी जगह पे तो वो जल जाएगा उसका जिस्म, उसके लिए फौरी तौर पर आपके एम्बुलेंस में वो चीजें मौजूद हैं? बर्न किट मौजूद होती है। बर्न किट मौजूद होती है। एक फायर फाइटर से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी अपनी फीलिंग्स क्या होती हैं जब वो एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है जिसमें से लोग पहले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब एंटर होते हैं अंदर एक ऐसी बिल्डिंग में जो 8 या 10 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके 3 फ्लोर में आग लगी हुई है, लोग उसमें पहले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको बचाने के लिए जाते हैं, आपकी अपनी भी तो जिंदगी इंसान को प्यारी होती है ना, आप किस तरह से रिस्क लेते हैं? हमारे लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, वो लोगों की ज़िंदगी बचाना होता है। जब हम वहाँ पर इंटर होते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि पहले दूसरों की ज़िंदगी बचाया जाए, उनका सामान की हिफाजत की जाए, उसके बाद हमारी। तो ये स्पिरिट है आपके अंदर कि अपनी है। जान पे खेल के भी दूसरों की जान को बचाया? ऑफ कोर्स, बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, अब नेक्स्ट कौन से सर्विस फायर का पहला आपने एरिया था कि अगर स्मोक रूम में एंट्री करनी हो तो वो किस तरह से करनी है, ये देखने के बाद अब हम इस वक्त ड्रिल एरिया में हम जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होज ड्रिल हो रही है। होज देखने में तो बड़ी आसान है, लेकिन उस वक्त प्रॉपरली उसको उठाना, प्रॉपरली ओपन करना और टाइमली ओपन करना, ये ना हो कि जब आप पहुंचे वहाँ पे तो आपको आधा घंटा उसको सेटअप करने में लग जाए। ये जो पाइप्स होती हैं जिसके अंदर बेसिकली पानी जाता है, उसको हम होज कहते हैं, और उसकी किस तरह से ड्रिल की जाती है ये भी करके दिखाएंगे। और उसके साथ आप देख सकते हैं वहाँ पे लेडर ड्रिल्स भी साथ चल रही है। ये वहाँ पे आप देख सकते हैं वो लेडर ड्रिल हो रही है, और ये सामने अब आपके होज ड्रिल है। ये इसको होज को खोलना इसी लेवल पे उठा के ये होज ले करते हैं ये, फिर उसके बाद ट्रक के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है और इसके अंदर पे पानी रन करता है, अंडर प्रेशर जाके आप फायर फाइटिंग करते हैं। इसकी लेंथ है वो इतनी सफिशिएंट होती है जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या बिल्डिंग के अंदर एंटर होने के लिए मुख्तलिफ लेंथ्स में आती हैं, नॉर्मली 50, 75, 100 फीट तक आएगी, और उसके बाद फिर मल्टीपल कनेक्ट करके आप उसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इसको इतना रखना होता है कि जो मैनेजेबल हो, तो एक लेंथ, उसके बाद अगर ज़्यादा है तो फिर आप और उसके साथ लेंथ्स जो है वो कनेक्ट करते चले जाए। ये जो कुछ लोग रोप्स के साथ खड़े हैं, ये इनकी क्या परफॉर्मेंस है? ये जो है ये रेस्क्यू की मुख्तलिफ स्किल्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनको सिखा रहे हैं। और उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेडर ड्रिल है, कि लेडर पे किस तरह से चढ़ना है, किस तरह उतरना है, किस तरह से लेडर को स्टेबलाइज करना है, ये सारी इनको टेक्निक सिखाई जाती है कि किस तरह से एंटर की जाए। और यहाँ पे आप जिस वक्त देख रहे हैं ये होज ड्रिल, इस वक्त आप होज को वापस पैक करना भी प्रॉपरली ज़रूरी है, बिकॉज इक्विपमेंट है उसकी किस तरह मेंटेनेंस करनी है, बिकॉज ये ऐसा इक्विपमेंट है कि अगर आपने सही तरह उसको मेंटेन नहीं किया हुआ, वहाँ पे आप जिस वक्त पहुँचे आपने देखा है अक्सर जो पुरानी हमारी म्यूनसिपैलिटी की होती थी, होजेज उनकी लीक कर रही हैं, सही तरह से प्रॉपर मेंटेन नहीं है, यू हैव टू गो बैक एंड देन अगेन टेस्ट द इक्विपमेंट एज वेल। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत प्रोफेशनलिज्म। और पहली बार हमने फायर सर्विस के अंदर सब इंजीनियर्स को लिया है, और आज हमारे जितने लड़के हैं देयर ऑल डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग। वो जो डिप्लोमा, ये तो एक टिपिकल सी फील्ड है, तो इसके लिए ऑलरेडी पहले से इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं? नहीं जी, ये पहली बार हमने ये दोनों चीज़ें शुरू कराई। इमरजेंसी पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग पहली बार शुरू कराई हमने, और ये फायर फाइटर्स की भी पहली बार एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो इस तरह से इन लाइंस के ऊपर ये पहली बार शुरू। तो आपने बताया कि दूसरे प्रोविंसेस को भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? दूसरे प्रोविंसेस को भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ रेस्क्यू की स्किल्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रोप किस तरह से करनी है, मुख्तलिफ उसकी नॉट्स होती हैं, मुख्तलिफ उसकी टेक्निक्स होती हैं कि जिस वक्त आपने रेस्क्यू करना है किसी को भी तो वो किस तरह से करना है। तो ये वो साथ, ये हमारा इसको कहते हैं कोलैप्स सर्च एंड रेस्क्यू एरिया। इसके अंदर टनल्स हैं, कोई भी बंदा जिसको स्पेस का फोबिया है, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया है, किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को स्मोक से फोबिया है, फायर फोबिया है, वाटर फोबिया है, तो वो बंदा अनफिट है टू बी अ रेस्क्यूअर। तो इट्स नॉट जस्ट कि आपकी ये सारी चीज़ों को आपने स्क्रीन करना होता है, ओनली देन यू बिकम अ गुड रेस्क्यूअर। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत लाजमी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टनल्स है। ये बिल्डिंग कोलैप्स की सूरत में, ये बिल्डिंग कोलैप्स की सूरत में
50-50 फुट लंबी टनल्स हैं। टनल्स में किस तरह से जाके उन्होंने अपना ये बनाना है, आप अंदर देखें अगर तो यहाँ पे इसके अंदर ये अंदर टनल्स हैं और ये वी उन्होंने काटा। ये काटने का भी एक तरीका है, तो यू डोंट वेस्ट टाइम। आपने ट्रायंगुलर फॉर्म में उसको कट करना है, उसके बाद एंट्री करनी है और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ताकि आप टाइम सेव करें और ये सारी टेक्निक इंटरनेशनल गाइडलाइंस के ऊपर, इंसराग की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो कटर्स आप यूज कर रहे हैं, ये जो इक्विपमेंट है, जिस तरह से ये जैक है जो इसको लिफ्ट कर रहा है, डॉलिक जैक, ये सारे हैमर्स हैं, इलेक्ट्रिक चिपर्स और हैमर्स हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये अच्छा, ये उसको लिफ्ट करने के लिए स्प्रेडर है। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक एकूस्टिक और सिस्मिक सेंसर है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप देखें तो कहीं पे भी अपने आप ये लगाया हुआ है, ये इसकी मदद से हम उसको लोकेट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी एक्टिविटी है, ये साउंड है, तो वो उसको जो है ना वो ये पिक करता है। ये जो सेंसर्स लगे हुए आप देख रहे हैं, इन सेंसर्स की मदद से हम लोकेट कर सकते हैं कि अगर कोई विक्टिम है वो कहाँ पे है, और उसकी मदद से फिर हम जाके उस एरिया को आइडेंटिफाई करके और वहाँ पे फिर सर्च करते हैं। मतलब अगर कोई भी बंदा टैप कर रहा है अंदर तो हमें वहाँ तक आवाज़ आ सकती है। कोई भी, बल्कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई फंस जाए तो हमेशा कोई हार्ड चीज़ को लेके अगर टैप करें तो वो बेहतर तरीके से सुना जा सकता है, शायद उसकी बात। इसी तरह अगर हमें होल करना है, कहीं पे देखना है, तो इसी तरह हम छोटा सुराख करके पूरी एंट्री करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। हम कैमरे की मदद से, आपने ब्रिटिश टीम देखा होगा अर्थक्वेक के बाद आई, तो ये अंदर अगर कोई भी आपका विक्टिम है तो पूरी एंट्री की ज़रूरत नहीं है। हम उसी से देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई विक्टिम है और अंदर वो इस वक्त फंसा हुआ है, तो वो आप दोनों उससे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये इसमें जो कम्युनिकेशन कर रहा है, ये जो अंदर इसके विक्टिम है, उस विक्टिम तक इनकी आवाज़ पहुंच रही है। विक्टिम तक आवाज़ जा रही है। ये विक्टिम अंदर इस एरिया के अंदर है और उसको वहाँ पे इस वक्त उस विक्टिम से कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, ये अब अगर हमारा हाइट से किसी को रेस्क्यू करना है तो ये क्रेविस, ये उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक विक्टिम को लेकर आ रहे हैं क्रेविस करते हुए। ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपके डिफरेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस के, ये सिर्फ लाहौर के रेस्क्यू स्टेशंस पे अवेलेबल है या ये पंजाब के पूरे रेस्क्यू स्टेशंस पे? ट्रेनिंग सबको दी जाती है और फिर उसके बाद सारे ज़िलों में आज पंजाब के काम कर रहे हैं, बल्कि तहसील लेवल पे जाना शुरू हो गई है सर्विस। और उसके साथ साथ लेकिन जो स्पेशलाइज्ड टीम है जिसके पास एकूस्टिक और सिस्मिक सेंसर्स होंगे, वो टीम जो है आपके पास लाहौर में स्पेशलाइज्ड टीम जो है। लेकिन अगर लेट्स सपोज बहावलपुर में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो यहाँ से 8 घंटे की ड्राइव है, तो आप किस तरह से यहाँ से इक्विपमेंट्स लेके बहावलपुर? आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि बेसिक रेस्क्यू का जितना सामान है वो हर जिले के पास रेस्क्यू व्हीकल मौजूद है। ये वाले सारे इक्विपमेंट्स मौजूद? जी, वो सारे बेसिक इक्विपमेंट सारे मौजूद है। स्पेशलाइज जो सेंसर्स और वो होते हैं वो चीज़ें नहीं होती। वो जहाँ पे जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए, ये सिर्फ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग, मैसिव बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती हैं, वहाँ पे फिर उनके अपने रिसोर्सेज काफ़ी नहीं होते, वहाँ पे दे नीड अ बैकअप टीम। सो दिस गोज एज अ बैकअप टीम जो हमारी फिर यहाँ से जाती है, जिसके पास ये स्पेशलाइज सेंसर्स होते हैं, बिकॉज इनको ऑपरेट करना और उसके लिए भी फिर एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके रेस्क्यू वर्कर से बात कर सकूँ। जो आपका नाम? वकास बिलाल जी है सर। वकास, ये जो आपकी गन है, क्या फंक्शन है इसका? ये बेसिकली सर्च कैम है जिसकी मदद से हम किसी भी इनक्लोज स्पेस में किसी भी विक्टिम को सर्च करते हैं। उसके लिए ये होता है कि ये हमें क्विक सर्च और सिस्टमेटिक सर्च में मदद फ्राहम करती है। किसी भी जगह पर सर्च करने के लिए हम पूरी बिल्डिंग को एक साइड गिराने के बजाय हम जस्ट एक होल करते हैं, ये कैम इंसर्ट करते हैं और उस हम से हम मतलब कितनी लेंथ तक आपका ये कैम जो है ये एक रीजनेबल इमेज ले लेता है जिससे आपको पता चल जाए? ये असल में इसकी इनक्लोज एरिया और डार्क रूम में ये 20 फीट है। इसके अलावा इसकी 12 फीट लेंथ भी है जिससे इसको हम ओपन कर सकते हैं और आगे तक मतलब मूवमेंट देख सकते हैं। आई थिंक 20 फीट इज इनफ। जी, 20 फीट इनफ होता है। इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी अगर आप ओपन करें इसको भी ये भी एक्सटेंड की जा सकती है। और उसके बाद विद इन आप जहाँ तक भी विजिबिलिटी और लाइट जा रही है वहाँ तक आपको सारा नज़र आ रहा होगा, सो वो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। ये फिर उसके बाद अक्सर हमने देखा स्पेशली साउथ के एरिया में जहाँ पे वेल्स बना रहे होते हैं वहाँ पे और वेल्स कोलैप्स कर जाते हैं। उसके अंदर फिर किस तरह से रेस्क्यू करना है, ये भी हमने बहुत सारे स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम ट्रेनिंग्स इनके फिर यहाँ पे कराते हैं। इम्प्रोवाइज ट्राइपॉड बनाना और उसके अंदर फिर किस तरह से उनको लोगों को जो है वो रेस्क्यू करना है। ये तो मैनुअल लग रहा है, इसमें भी कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ और? ये पुलिस और ये चीज़ें ऑब्वियसली हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती, तो ये फिर पुलिस की मदद से किस तरह से उनको यूज़ करना उनके, और फिर किस तरह से विक्टिम को हार्नेसेस को यूज़ करते हुए रेस्क्यू करना है, वो फिर उसका तरीका सिखाया जाता है ताकि स्पाइनल इंजरी और कोई इसकी एग्रीवेट ना हो, इस किस्म की चीज़ों को सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। आप देख रहे हैं नेक का कॉर्नर लगाया हुआ है, तो
तो ये सारी जो एक टेक्निक्स है उनको प्रॉपरली पहले यूं पेशेंट को होल्ड करके किया करते थे, उसके बाद अगर स्पाइनल इंजरी वाला पेशेंट हो वो अगर हॉस्पिटल तक सही पहुंच जाए तो ही वाज लकी। कितने लोग अर्थक्वेक के अंदर सिर्फ गलत शिफ्टिंग की वजह से सारी उम्र के लिए मफलूज हो गए। ये इसी तरह से इम्प्रोवाइज, अगर आपके पास नहीं है तो की मदद से आपने किस तरह से इम्प्रोवाइज करके करना ये भी अब सिखाया गया। और आप जो मैं बात कर रहे थे कि ज़िले में हर ज़िले के अंदर ये वाली एक पूरी रेडी टू मूव हर वक्त रेस्क्यू व्हीकल जो है मौजूद फुली इक्विप्ड मौजूद होती है। सिर्फ इसमें जो स्पेशलाइज सेंसर है जिस तरह अकूस्टिक एंड सिस्मिक सेंसर्स हैं, ये कुछ और जो बहुत हाईली सेंसिटिव सेंसिंग इक्विपमेंट है, वो फिर एक सिर्फ स्पेशलाइज सर्च एंड रेस्क्यू टीम के पास होते हैं जो एक स्पेशलाइज टीम हो। बट फॉर ऑल स्मॉल रेस्क्यू ऑपरेशन दिस इज सेल्फ कंटेन्ड सफिशिएंट टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपके पास हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आई थिंक इससे पहले रेस्क्यू सर्विसेज में पाकिस्तान, इससे पहले तो शायद रेस्क्यू सर्विसेज नहीं हुआ करती थी। जी, तो एक अफसोस होता था कि एक सिस्टम, बेसिकली वही सिस्टम की जरूरत थी, ट्रेनिंग की जरूरत थी और एक फिर उनको इक्विप करने की जरूरत थी। जब अगर सिर्फ कई जगह पे मैं गया, आई वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स फॉर रिवैम्पिंग ऑफ सिविल डिफेंस एंड एमरजेंसी सर्विसेज, और 2002 के बल्कि हमने रिफॉर्म्स अगर इंप्लीमेंट हुए होते शायद जिंदगी का मुझे कोई अफसोस रहेगा तो सिर्फ वो रहेगा कि उस वक्त अगर वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए होते शायद जंजले में आधे लोग बच जाते। 2005 के जंजले में 2002 में जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी 1993 में सिविल डिफेंस को दी गई थी तो हमारी कोशिश ये थी कि उनको एक्टिवेट करके हम फाल बना सकें, और पूरी हमने उस पर कोशिश की, हर चीज़ उनको अवेलेबल करके दे दी, हर चीज़ उनको लिटरली जिसको कहते हैं प्लेट में ऑफर की कि आप करें, आप करने वाले बने और ये चीज़ करें। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो सकी तो फिर हमें 2004 में इस सर्विस को आगाज़ करना पड़ा। अगर वो हुआ होता तो शायद हमें 2005 के जंजले में भी लोग बच जाते और ये हमें सर्विस बनाने की भी ज़रूरत ना पड़ती। ये अब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस हैं जो पहली बार हमने ट्रेनिंग शुरू करवाई। इसमें ये मैनिकिन्स हैं और इसके ऊपर ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें यह है कि किस तरह से मसनूई सांस देना है और उसके बाद किस तरह से सांस चलाने के लिए आपने कंप्रेशन, कार्डियक कंप्रेशन करनी है। अब ये कार्डियक कंप्रेशन की पोजीशन ले रहे हैं, ये अब कार्डियक छाती को सही तरीके से दरमियान होती है पेशेंट को, इसके ऊपर इनको बार बार ड्रिल कराई जाती है और ताकि इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो। हमने देखा कि मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में भी इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, तो इनको प्रैक्टिकली हमने रखते हुए कि प्रैक्टिकली किस तरह से उन्होंने शिफ्टिंग करनी है, किस तरह से क्या सारी चीज़ें करनी है, ये उन सारी चीज़ों के ऊपर इनको बार बार जो है लाइफ सेविंग टेक्निक्स के ऊपर इनको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था जो टूल्स इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कंपैरेटिवली, अगर हम आज से 10-12 साल पहले की बात करें तो क्या अभी भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे पास सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, अपरेटसेस हैं, या अभी भी हम बहुत डिफरेंस है, बहुत लैक करते हैं इंटरनेशनल? इसमें अगर आप देखें हर बार देयर इज न्यू एंड न्यू थिंग्स कमिंग अप, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक हमारे पास जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो अब हमारे पास जो है वो मौजूद है। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं ये कहूँगा जी हमने परफेक्ट कर लिया, ये नहीं होता का, लेकिन हम मैं समझता हूँ एक बेसिक निज़ाम जो एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर होना चाहिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो डॉक्टर साहब आप पूरी डायसेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट जी। यहाँ पे अगर आप देखें ये अम्बू बैग है, उस पर मसनूई सांस देना है, मुंह से दे सकते हैं, वरना ये आपका मुनस पे बच्चे में किस तरह से एक चलाना है, ये वो चीज़ें दी गई हैं। ये अगर किसी के अगर आपका मसलन एयरवे क्लियर नहीं है तो अंदर तक तो सांस ही नहीं पहुंच रहा, तो अगर कोई फंस जाए चीज़ तो उसमें किस तरह से निकालना है, लेटे हुए इसी तरह खड़े होके अगर आप है तो बैक के ऊपर चले जाए और एकदम थ्रस्ट दे तो उससे भी आप बाहर निकाल सकते हैं ताकि वो एयरवे क्लियर हो जाए। ये स्प्लिंट्स अगर आपने करनी है तो ये स्प्लिंट करने का जो तरीकाकार है वो इस वक्त इनको कराया जा रहा है कि ये किस तरह से बैंडेज किस तरह से करनी है जी आपकी, हाँ, ताकि ये ना हो कि मजीद लॉस हो जाए। वहाँ पे हड्डी टूटी हुई है, इस तरह पैर लटकता जा रहा है और उसके जितने मसल्स और नर्व्स वगैरह हैं वो सारी अलग हो जाए जी। उनका ब्लड प्रेशर और वाइटल्स ले रहा है। ये नेक का पूरा, अगर नेक की इंजरी है तो उसको किस तरह से करना है। ये आईवी लाइन एक आर्म होता है जिसमें हमने पेंट उसके अंदर दिया होता है कि उसके अंदर भी, ताकि ह्यूमंस पे जाने से पहले ये प्रैक्टिस कर लें, एक्सपेरिमेंट इंसानों पे ना हो बल्कि डमीज पे हो। इसी तरह अगर इंट्यूबेशन करनी पड़ जाए, कभी उनको ट्यूब डालनी पड़ जाए, बंदा बेहोश है तो उसके अंदर ट्यूब डाल के तो किस तरह से उसको करना है, ये आप मसनूई फेफड़े हैं। जितना कुछ आपके रेस्क्यू वर्कर्स कर देते होंगे, मेरा ख्याल उसके बाद तो हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं रहती होगी। वो बल्कि इनफैक्ट एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन गया है वो। अब ये जिस तरह मोटरवे पे हम चढ़ते थे
तो कुछ देर लगता था जैसे यूरोप में आ गए, जैसे शहर में एंटर होते थे तो पता चलता था पाकिस्तान आ गया। तो अब वही हिसाब है, जिस तरह लड़के ट्रीटमेंट और वो शुरू कर देते हैं, तो जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो एक डिफरेंट। तो इनकी आंख पे क्या हुआ डॉक्टर साहब? जी, ये अगर कहीं आपके पास कभी कोई चीज़ खुदा ना खास्ता कहीं लग जाए या आंख में कुछ और, तो उसको निकालने की आप कोशिश नहीं करते, उसको वही कप रख के इन्होंने पैक करके तो इसकी बैंडेज कर दी है। अब ये जाके इसको आई स्पेशलिस्ट ही प्रॉपरली उसको निकालेंगे ताकि आई को या मजीद उसको डैमेज ना हो। मैडम ये कप रखने की क्या रीजन है? ये इसलिए रखते हैं कि वो आई बाल जो है ना वो गिर ना जाए, अपनी जगह पर मेंटेन रखने के लिए रखते हैं। कप रखने से आई बॉल बाहर नहीं आएगा? नहीं जी। कहाँ से तशरीफ लाई हैं? मर्दान से। आप मर्दान से आई हैं इतना दूर से, तो यहाँ पे रहने वगैरह के आपके इंतजाम अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। अगर कोई लग जाए खंजर या कुछ और तो उसको भी निकालने की कोशिश नहीं करते कि उस निकालने में अगर सडनली ब्लीडिंग अगर दोबारा से शुरू हो जाए तो उसी से आपकी डेथ हो सकती है। इसी तरह मुझे याद है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग 2 बच्चे थे जिनके 3 सरिये यहाँ से लगे थे और दोनों बच्चे सरियों में परोए गए थे। इंटीरियर लाहौर में कुछ जी बिल्कुल हुआ था। तो उनकी लंग्स को हमने वहाँ पे जहाँ से वो निकालने की कोशिश नहीं बल्कि उनको पॉइंट को सील किया और उसके बाद साथ ही हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया। उन दोनों बच्चों की जिंदगियाँ बच गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल हैंडलिंग, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए इनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से प्रॉपरली पेशेंट को मैनेज करना है। और ये स्प्लिंट्स जो कि सस्ती हमने लो कॉस्ट ये हमने बना ली लकड़ी से, और ये हर एम्बुलेंस के अंदर अवेलेबल होती हैं, जिसमें अगर कोई भी फ्रैक्चर पेशेंट हो तो कम से कम उसको हम प्रॉपरली शिफ्ट कर सकें और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ बहुत मिनिमम रिसोर्सेज के साथ बेस्ट। और आज ये एक मॉडल है जो हम पूरे के पूरे आई थिंक हमने पॉपुलेशन बेस्ड की बजाय रिस्पांस टाइम बेस्ड मॉडल पे गए हैं, जो कि एक सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है दुनिया के अंदर। सो आपको क्या हुआ जी, क्या कर रहे हैं आपके वर्कर्स आपके साथ? भाई नी से नीचे फ्रैक्चर है टिबिया फेबुला का, तो उसको स्पिरिट लगा रहे हैं ताकि जो टांग है स्टेबल है और जब तक हॉस्पिटल पहुंच सको किसी मजीद कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो आपको बफाका है इस वक्त? ये बिल्कुल। अब आपको हम फायर फाइटिंग की एक ड्रिल दिखाएंगे कि किस तरह से अगर आग लगी हुई हो, थोड़ी आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉक्सी है, इसको एक गाड़ी है जिसको आग लग गई है, और उसको अब इस तरह से टीमें जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगी। वो आपको एक फायर ड्रिल दिखाएंगे। रखी हुई है जो ऑलरेडी इसको इतनी बार आग लग चुकी है बेचारी कि इसको जो है वो प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ फायर के सिनेरियो सेट किए जाते हैं और उसके अंदर फिर रिस्पॉन्स चेक किया जाता है कि लोग किस तरीके से और किस पेशावराना अंदाज से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो उनको फायर ड्रिल्स कराई जाती हैं। तो ये एक फायर ड्रिल होगी जो कि अभी दिखाएंगे। जो आपने अब तक होज वो देखी थी, ये होज इमीडिएटली ले कर रहे हैं और वो रियल टाइम फायर पंप के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दी है। और ये अब वो जो है इस वक्त अब होज एक्चुअल होज कनेक्ट करने के बाद अब एक्चुअल फायर फाइटिंग की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये इस वक्त पानी बार-बार उनको प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो उसको आग को बुझाया जा सके। आग को बुझाया जा सके। तो ये एक ड्रिल है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। उनको बार-बार के किसने उतरना है, अपने व्यूअर्स को जरा एक दफा रिपीट कर दूं कि व्यूअर्स ये एक ड्रिल की जा रही है, आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अगर एक गाड़ी में आग लग जाए तो किस तरह से फायर फाइटर्स वहां पे पहुंचते हैं और वो मल्टीपल साइड से अटैक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक साइड से एक अटैक है, दूसरी साइड से। जो अगर यही बिल्डिंग होगी तो उसमें भी 2 साइडों से बिल्डिंग को अटैक करेंगे ताकि वहां पे फायर फाइटिंग जो है वो कर सके। और जिस जगह पे है उसको पहले एक्सेस करना है। एक्सेस किस सूरत में करेंगे? जब ब्रीदिंग apparatus पहना हुआ आपने वहां तक पहुंचे, कमरे में आइडेंटिफाई किया जहाँ पे आग है। ये नहीं कि पूरे स्मोक में आप हैं और आप जहाँ पे फेंक रहे हैं वहाँ पे पानी जा ही नहीं रहा। ये जो इस वक्त इन्होंने इसको अपलिफ्ट कर दिया, इसकी क्या रीजन है? ये वैसे जिस वक्त एक फायर को कंट्रोल कर रहे थे तो एक जस्ट एक एक्साइटमेंट है कि भी आप ये फोम क्या चीज है? पेट्रोकेमिकल फायर, ये फोम AFFF होता है, 14 फोम, जिसके अंदर एक कैटेगरी की फायर को एक कैटेगरी नहीं, जहाँ पे केमिकल्स या पेट्रोकेमिकल्स है वहाँ पे एक पूरी लेयर बना देता है। और उसके बाद जब उसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुँचती तो ऑब्वियसली वो उसको फायर को कट डाउन करता है। इसी तरह अगर आप देखें फायर हैंगर्स हैं जहाँ पे एयर हैंगर्स या कुछ, वहाँ पे भी मैसिव फोम जनरेटर्स होते हैं जो पूरा का पूरा उसको फ्लड कर देते हैं पूरे हैंगर को। ये भी अब इनकी वो एक सिंबॉलिक है कि तो ये खुशी होती है जिस वक्त आप एक फायर को बर वक्त कंट्रोल करते हैं। और वो एक वक्त एक
एक इट्स अ फायर फाइटिंग गोइंग ऑन, यू नो, इट्स अ फायर Firefighting. फाइटर का एक कॉन्सेप्ट जो तो है वो। डॉक्टर साहब ये जो इंडस्ट्रीज हैं डेफिनेटली उनमें जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर अगर आग लग जाए गॉड फॉरबिड तो वहाँ पे आपको ये फोमिंग करना पड़ता जी, है। फोमिंग करनी पड़ती है। पिछले 8 साल से कम मैं सुन रहा हूँ कि हाइड्रेंट्स नहीं है, तो आप क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते सीएम साहब से कि वो गवर्नमेंट असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन करे और जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हो हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे हाइड्रेंट्स बने? हमने ये बार बार रिक्वेस्ट की है, इसके ऊपर काम भी हुआ है और लाहौर में पहली बार हाइड्रेंट्स लगने भी शुरू हुए हैं। उसके साथ साथ जो एक हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन वो निकालना तो आपकी पड़ेगा। एफर्ट है ना, लेकिन लेजिस्लेशन होनी चाहिए। जी, लेजिस्लेशन भी इसके अंदर, बिल्डिंग बायलॉज में, इसके अंदर जो एक्चुअल जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि जितनी अच्छी इंडस्ट्री उन्होंने लगाया हुआ है, इसके अंदर हमें मास्टर प्लानिंग को अपनी ठीक करना होगा। कहते हैं पुराने शहर में लाहौर में होते थे सारे हाइड्रेंट, जैसे जैसे रखी हुई आगे आए तो ये सारी चीज़ें गायब हो गई। तो हमने पहली बार बिल्डिंग कंट्रोल का लॉ आ रहा है और उसमें हमने पूरे टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सबको बिठा के हमने एक ये बॉडी बनाई है ताकि प्रोफेशनल लोग मास्टर प्लानिंग सही तरह करें। जब एक शहर बनाते हैं तो उसके अंदर ये सारे बेसिक प्रोविजंस को पहले से रखा जाए, ये ना हो कि बाद में हम उनको तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो फायर फाइटिंग, ये जो ट्रक्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये आपने यहाँ असेंबल ये किए? सब कुछ यहीं पे डेवलप होती है, क्योंकि ताकि इनकी मेंटेनेंस आसान हो। पाकिस्तानी वैसे कॉपी करने में तो एक्सपर्ट है। कॉपी नहीं जी, हमने खुद अपनी R&D के जरिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने इनकी तो डेवलपमेंट कुछ करवाई है। फीचर्स आपने इसमें ऐड भी किए? जी, बहुत सारी चीज़ें ऐड की है और बहुत सारी चीज़ें हमें इम्प्रोवाइज़ भी करनी पड़ी हैं अपनी नीड्स के मुताबिक। फिर इसी तरह से आपको हर बार ट्रक भरने के लिए जाना, ट्रक इसी से पानी ले रहा है। हमने जब यूके में फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग की, मुझे नहीं याद पड़ता कभी भी हमने गाड़ी से पानी लिया हो। आपके पास फायर हाइड्रेंट से ही इतना पानी आ रहा होता है कि एक अप्लायंस भी काफ़ी है। इनफैक्ट उससे आगे जाके आप 2 आउटलेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि पीछे प्रेशर इतना होता है, पानी इतना होता है कि वो सक कर रहा होता है और उसके बाद वहीं से आगे 2 भी स्प्लिट करके एक ही ट्रक से आप ले जा सकते हैं। अब एक फायर फाइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है कि हाइट के ऊपर अगर कहीं पे जाना है या कुछ और, तो वहाँ पे किस तरह से करना है। तो ये मुख्तलिफ उनको प्रैक्टिस कराई जाती है हाइट पे, एक तरह से मुख्तलिफ सिनेरियोज के ऊपर कि किस तरह से उनको फायर फाइटिंग करनी है। पानी का जो थ्रो है, जो प्रेशर है, ये मैक्सिमम कितनी नॉर्मली एरिया तक आप ये कंफर्टेबली जो है 70 to 80 फीट तक कर लेता है। सो वो ये, उसके बाद फिर ये है कि प्रेशराइज, लेकिन जब तक कि आपके इंटरनल फायर फाइटिंग जो हाई राइज बहुत बिल्डिंग बनती आ रही है उनमें ये लाजमी होगा कि हमें ये चीज़ें देनी होंगी। अदरवाइज़ ये बिल्डिंग्स जो हमारे लिए, अपने लिए हम पोटेंशियल डिजास्टर्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। मसलन शाह आलमी का एरिया है, वो एक जंगल बना लिया हमने। आज 4-4 इंच की दीवार के ऊपर 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हैं। उन्हीं बिल्डिंगों में बेसमेंट्स बन रही हैं, 5-5 फुट की गलियां हैं जिनमें आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। इस तरह आप जाके फायर फाइटिंग करेंगे और उसके बाद ऊपर जाके वो बिल्डिंगें आपस में मिल जाती हैं। ये तो हमने अपने लिए खुद जंगल। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि शाहालमी है, जो लाहौर के जो पुराना लाहौर जिसको हम कहते हैं, उस तरह के एरिया तो लंदन में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं, पेरिस में भी हैं, वहाँ पे भी पुराने इस्लामी एरिया हमारा वो एक एसेट होते हैं। किसी भी एरिया जाके देखना हो, जिस तरह हम वॉल्ड सिटी या प्रिजर्वेशन कर रहे हैं और वॉल्ड सिटी के रेस्टोरेशन का इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है, वो तो आपकी खूबसूरती तो होती वो है। किस तरह से फिर मैनेज करते हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि वॉल्ड सिटी को थोड़ा वो खराब किया? वॉल्ड सिटी में पहले हाइड्रेंट हुआ करते थे, अब टाइम के साथ साथ हाइड्रेंट खत्म हो गए, लोगों ने उसमें बंद कर लिया, कुछ और कर लिया, इंक्रोचमेंट्स हो गई। अगर हम इन चीज़ों को बरकरार रखेंगे तो हमारे लिए ये वॉल्ड सिटी इतनी खूबसूरत होगी कि इट्स कहते हैं ना द रॉयल माइल, वहाँ पे आप ट्रैवल करते थे और वो एक एक्सपीरियंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसको एक अपने लिए एक वो बना दिया, वरना वहीं पे आज आपके पास फूड स्ट्रीट्स हो, वहीं पे खूबसूरत एरियाज़ हो, वहीं पे आप जा सकें, तो उससे बेहतर तो कोई एरिया ही नहीं। जिस तरह बाहर लोगों ने, आपने जिनकी एग्जांपल दी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हाइड्रेंट और सब चीज़ें दी गई हैं, उन्होंने इंसानों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाली। अच्छा, ये कौन से कैंप्स लगे हुए हैं? अच्छा, ये कौन से कैंप्स लगे हुए हैं? जी, ये अगर आप देखिए पीछे से आप कलर देख सकते हैं इनके तीनों, रेड, येलो एंड ग्रीन। ये बेसिकली तब आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ आ जाए या बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो जाएं, तो वहाँ पे फिर आपको ये बनाना पड़ता है। वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपने एक फील्ड हॉस्पिटल सेटअप कर लिया है, उसमें जो रेड बहुत सीरियस कलर्स को भी लैंग्वेज के तौर पे यूज क्रिटिकली इंजर्ड है, ताकि उनकी कोडिंग कर देते हैं ताकि जिनको पहले इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको प्रायोरिटाइज किया जा सके। जो वॉकिंग वुंडेड है, ब्लैक, जिनको डेड है, अब उनके ऊपर आप सारा टाइम जाया कर रहे हैं और जो बचा सकते हैं उन लोगों को बचा नहीं रहे। तो ये रेड जो है ये क्रिटिकली इंजर्ड है, कंडीशन में, जिनको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। ये हैजमैट की ड्रिल हो रही है, वो भी देख।
हैजर्डस मटेरियल हैंडलिंग, ये भी एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो मसलन कभी केमिकल या कोई और स्पिल ओवर हो जाए या लीकेज हो जाए तो उसमें किस तरह से करना है। ये लेवल ए सूट है, हम देख सकते हैं कि नीले वाले जो लेवल ए, इसके पीछे जो ग्रे आ रहे हैं ये लेवल बी। इसके अंदर एक्सटर्नल होता है जो ब्रीदिंग एपरेटस होता है, और उसके बाद तीसरा जो है वो आप देख सकते हैं राइट साइड पे, जिसमें सिर्फ उसने मुंह पे मास्क पहना हुआ है, APR एयर प्यूरिफाइंग। ये किस किस्म के गैस लीक, केमिकल लीकेजेस, उसमें ये इसको हैजमैट सूट कहते हैं और उसमें ये इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाँ पे सफोकेशन हो सकती है, सफोकेशन जिस तरह गैस लीक, अमोनिया लीकेज शुरू हो गई कई जगहों पे, क्लोरीन लीकेज का आपको एक इंसिडेंट याद होगा। इस तरह के जब भी ये हैजरस मटीरियल इंसिडेंट्स होते हैं तो उसमें ये स्पेशलाइज्ड टीम रिस्पॉन्ड करती है। ये भी कर सकते हैं, और हमारे फायर फाइटर्स जिन्होंने ब्रीदिंग एपरेटस है वो लोग भी जाके बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। अभी रिसेंटली रहीम यार खान इंसिडेंट हुआ, दे वर एबल टू मैनेज ऑल दोस। ड्रिल अगर आप हमें दिखा सकें तो। इमरजेंसी सर्विसेज में डिसिप्लिन बहुत लाजमी है, बिकॉज अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करेंगे तो बेहंगम और एक अजीब क्योस हो जाता है इंसिडेंट साइट। और कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से हमारे यहाँ वो पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस का में ये बहुत बड़ा डायलमा है कि तोंदें निकली हुई हैं और बड़े वो हमारी पूरी कोशिश होती है एटीट्यूड है उनमें, आपके लोग एक्टिव फील्ड में भी अब हमने रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स और वो चीज़ें हम ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल ठीक जाते हैं, फील्ड में जाके एक चैलेंज होता है कि उनको वही चीज़ें, वही डिसिप्लिन उनको मेंटेन रखें। उसके लिए हमने मॉनिटरिंग का एक निज़ाम बनाया हुआ है और पोटेंशियल मॉनिटरिंग सेल साथ साथ मॉनिटर करता है ताकि हम क्वालिटी को अश्योर कर सके कि हर जगह पे, चाहे रहीम यार खान हो, अटक हो, राजनपुर हो, सब जगहों पे, लाहौर हो, सबका एक ही स्टैंडर्ड हो। अच्छा, जिन लोगों को आप ट्रेन करने के बाद एक दफ़ा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉय कर देते हैं, उसके बाद फिर उनके कोई रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहते हैं? एक तो वहीं पे बार बार कोर्सेज हम मुख्तलिफ टाइम टू टाइम जो भी आती हैं नई डेवलपमेंट्स उनको हम कहते हैं कि वहाँ पे करें। दूसरा मॉनिटरिंग का निज़ाम है, और तीसरा अब हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स का एक प्रोसेस करते हैं साथ साथ, जिसमें उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। और इसको अब हम मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम हो रहा है और वहाँ पर फिर उनको नई ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, तो हमारी कोशिश है कि कुछ वहाँ पे और कुछ एकेडमी में भी हम अपना लोड जो एक ज़िलों में एक्सपेंशन का था वो अब हम कम हो जाए तो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। हाँ, ये अब देख ले, हाँ की जा सकती है। वैसे बड़ा अच्छा व्यू है, अगर आप जाना चाहें तो 100 फुट से लाहौर का बड़ा अच्छा व्यू आता है, तो इसलिए साइन करके हम आपको लेके जाएंगे। अगर आप जाने को तैयार हैं तो हम आपको 100 फुट से बड़ा अच्छा व्यू आता है, तो आप और मैं इकट्ठे चलते हैं। हाँ, ठीक है। जिसको हाइट फोबिया है मसलन वो रेस्क्यूअर नहीं बन सकता, तो इसलिए ये हाइट रेस्क्यू की एक बाकायदा ट्रेनिंग करी जाती है। और इसमें एक बहुत सारे लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है, वो स्विमिंग नहीं कर सकते, वो भी अनफिट है। सो रेस्क्यूअर के लिए ये सारी टेक्निक्स जानना लाजमी है ताकि जिस वक्त एक बंदा डूब रहा है तो उसको बचा सके, ये सारी चीज़ें आप कर सकें। ये हेली रिपेलिंग करता हुआ, जब हमने पहली बार ये करनी थी तो हमने पहली बार जब शुरू कराया तो लीड पुलिस का स्कूल था, वहाँ पे हमने ये हाइट रेस्क्यू ट्रेनिंग शुरू कराई थी। तो लोगों ने कहा जी बड़ी सख्त ट्रेनिंग है, तो मैंने जिस वक्त आके उनसे कहा, तो मैं एक डॉक्टर था, ये शुरू रेस्क्यू ट्रेनिंग भी शुरू कराई थी, तो मैंने कहा कौन सी सबसे मुश्किल चीज़ है? हाइट रेस्क्यू मुश्किल है। तो जिस वक्त मैं जोश में आके उनको कहा तो मैं करके दिखाता हूँ, तो मैं खुद टावर पे चढ़ गया। बाकियों को ट्रेनिंग कराई जाती है, एक्लेमेटाइज कराया जाता है। तो जब मैं टावर पे चढ़ा तो मैंने जाके और नीचे देखा तो मैंने कहा शायद गलती हो गई, जोश में कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ। बट इट वॉज अ चैलेंज एंड आफ्टर डूइंग दैट मैंने कहा मुश्किल से मुश्किल तरीन, मैंने कहा जो भी बंदा अनफिट है इज अनफिट टू बी अ रेस्क्यूअर। सो सब लोग, तमाम ऑफिसर से लेकर तो सब लोग एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं ताकि हम सब लोग जो इसके लिए जो है वो रेस्क्यू के लिए जो है वो ट्रेंड हो। व्यूअर्स जी, आप देख सकते हैं कि सब जलाली परचम के साथ ये रेस्क्यू वर्कर्स हाइट से नीचे आ रहे हैं। और वैसे तो ये परचम नीचे आ रहा है, लेकिन हमने इस परचम को
बुलंदियों पर लेके जाना है, ऊंचा सूंचा लेकर जाना है। तो कुछ फीमेल रेस्क्यू वर्कर्स खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। ये तो बड़ा सख्त जान सा काम है, मर्दों का काम है। आप किधर खवातीन नाजुक लोग होते हैं, आप लोग इसमें किधर आ गए? सर फॉरेन कंट्रीज की फीमेल जो हैं वो किसी से कम नहीं है, तो क्या हम पाकिस्तानी क्यों पीछे सर? वुमन मर्दों के साथ काम करना हमारी सोसाइटी में कंजर्वेटिव सोसाइटी है। आप खुद कंफर्टेबल फील करती हैं, खास तौर पे आपके घर वाले वो तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते? नो सर। परमिशन दे देते हैं? यस सर, इंसानियत की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। जो खवातीन इस वक्त देख रही हैं आपको, आप कैमरे में देख के ज़रा उनको मैसेज दें कि उनको ये सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। और ना सिर्फ ये सर्विस, और बहुत सारी फील्ड्स जहाँ पे खवातीन की ज़रूरत है, तो फिर अव्वल सर मेरा सबसे यही मैसेज है कि फ़ीमेल जो है ना कि वो हमारे माशरे में जो लोग हैं, लोगों फीमेल पे पाबंदियाँ लगाते हैं, बजाय कि फ़ीमेल को घरों में रखने की बजाय आप बाहर निकालें ताकि उनमें भी कॉन्फिडेंस आए और दूसरे कंट्रीज़ की तरह हमारे मुल्क की ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करें। दैट्स गुड। ये स्पिरिट दे आर मेजॉरिटी ना हो जी। अगर दे डोंट नॉट पार्टिसिपेट तो फिर सिर्फ हाफ ऑफ दी मेल्स अगर सिर्फ करेंगे तो हाफ जो है। सो ये एक है, आई थिंक मलेशिया हमारे सामने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मौजूद है जहाँ पे फीमेल अपना तहजीब को, अपने रिस्पेक्ट को, अपनी हर चीज़ को बरकरार रखते हुए किस तरह से उन्होंने एक सोसाइटी का वो हिस्सा बन के उन्होंने काम किया। डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद है, डीजी रेस्क्यू 1122 पंजाब। मैं इनसे बहुत सारे सख्त सवालात करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने इतना कुछ दिखा दिया है कि अब उसके बाद कुछ सख्त सवाल जो है वो शायद बचता नहीं। मुझे कोशिश करनी चाहिए थी कि मैं वो सवाल पहले कर लेता और ये सब कुछ मुझे बाद में दिखाते। तो स्लोगन रेस्क्यू 1122 वक्त तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात, आंधी हो, चाहे तूफान, जंजला हो, चाहे रेस्क्यूअर्स हरदम तैयार हैं। हम हैं, हम हैं, हम हैं। ये तो मुझे भी कहने को दिल कर रहा है, हम हैं, हम हैं। थैंक यू सो मच। नहीं आप इसे तोड़वाना चाहते हो, मुझे ये बताओ। नहीं आप इसे तोड़वाना चाहते हो, मुझे ये बताओ। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो उस सूरत में हम वन वे यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हमें वार्डन भाइयों का बहुत तावन है। बच्चे को चोटें आई हैं, कुछ इसके चिन के ऊपर, कुछ यहाँ पे चोटें हम देख सकते हैं। फौरी तौर पर बैंडेज की है उन्होंने। की मेहनत है तो इसलिए ये महकमा इतनी तरक्की पे जा रहा है। इमरजेंसी पर डे के हिसाब से लगाया जाए तो वो 250 to 300 है। इसका पकड़ा, इसको पकड़ा, इसका पकड़ा, इसको पकड़ा। ज्यादा स्पीड पलटी होगी, पलटी से भी कम होगी स्पीड। जिससे ब्रेक नहीं लगी वो आगे मारेगा तो वो उससे तो नुकसान होगा ना हमारा। रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर। रेस्क्यूअर्स हरदम तैयार हैं। हम हैं।
14 एम्बुलेंसेज के साथ हमने लाहौर शहर से आगाज़ किया। परवेज़ इलाही साहब के साथ काम किया, अब आप शहबाज शरीफ साहब के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, अब आप एक तीसरे चीफ मिनिस्टर को फेस करने जा रहे हैं। रेस्क्यू 1112 कोई पॉलिटिकल सर्विस नहीं है, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के सबको ट्रीट करती है। बाहर के ममालिक में फायर फाइटर को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। जिस तरह पंजाब में हो गई, मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि वो कराची में भी हो और सब जगहों के ऊपर उसी लेवल की सर्विसेज अवेलेबल हो, ताकि लोग हमें बर वक्त कॉल करें और हम उनकी बर वक्त मदद कर सकें। और ये उनको रेस्क्यू करके अब बाहर ला रहे हैं। सो ये वॉल टू वॉल सर्च है। ये स्मोक थी सिर्फ, तो स्मोक में फायर फाइटिंग वाला काम नहीं था। फायर में ऑफ कोर्स अब इस किस्म की एंट्री नहीं कर सकते। अच्छा, ये डमी सा एक जो वो एक इंजर्ड बंदा है या उसको बाहर एंट्री है जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है और उसमें किस तरह से उनको एंटर करना है और किस तरह जाके उनको बचाना है, तो ये उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जब एंटर होते हैं अंदर एक ऐसी बिल्डिंग में जो 8 या 10 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके 3 फ्लोर में आग लगी हुई है, लोग उसमें पहले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको बचाने के लिए जाते हैं। आपकी अपनी भी तो जिंदगी इंसान को प्यारी होती है ना, आप किस तरह से रिस्क लेंगे? हमारे लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, वो लोगों की ज़िंदगी बचाना होता है। जब हम वहाँ पर इंटर होते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि पहले दूसरों की ज़िंदगी बचाया जाए, उनका सामान की हिफाजत की जाए, उसके बाद हमारी। आज हमारे जितने लड़के हैं, ऑल डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग। वो जो डिप्लोमा, ये तो एक टिपिकल सी फील्ड है, तो इसके लिए ऑलरेडी पहले से कोई इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है? नहीं, ये पहली बार हमने ये दोनों चीज़ें शुरू कराई। इमरजेंसी पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग पहली बार शुरू कराई हमने, और ये फायर फाइटर्स की भी पहली बार एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो इस तरह से इन लाइंस के ऊपर ये पहली बार शुरू हुई। इतनी लेंथ तक आपका ये काम जो है ये एक रीजनेबल इमेज ले लेता है जिससे आपको पता चल जाए। ये असल में इसकी इनक्लोज्ड एरिया और डार्क रूम में ये 20 फीट है। इसके अलावा इसकी 12 फीट लेंथ भी है, जिससे इसको हम ओपन कर सकते हैं और आगे तक मतलब मूवमेंट देख सकते हैं। हर जिले के अंदर ये वाली एक पूरी रेडी टू मूव हर वक्त रेस्क्यू व्हीकल जो है मौजूद फुली इक्विप्ड मौजूद होती है। डॉक्टर साहब, जितना कुछ आपके रेस्क्यू वर्कर्स कर देते होंगे, मेरा ख्याल उसके बाद तो हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं रहती होगी। वो बल्कि इनफैक्ट एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन गया। आप मर्दान से आई हैं इतना दूर से, तो यहाँ पे रहने वगैरह के आपके इंतजाम अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। अपने लिए हम पोटेंशियल डिजास्टर्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। बस आलमी का एरिया है, कोई जंगल बना लिया हमने। आज 4-4 इंच की दीवार के ऊपर 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हैं। जब मैं टावर पे चढ़ा तो मैंने जाके और नीचे देखा तो मैंने कहा शायद गलती हो गई, मेरे को ज़्यादा बोल गया। दूसरे कंट्रीज की तरह हमारे मुल्क की ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। रेस्क्यू 1122 के सिलसिले में आज ये हम दूसरा प्रोग्राम लेकर आपके पास हाजिर हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने डीजी रेस्क्यू 1122 पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से बात की और लाहौर में कायम रेस्क्यू 1122 की एकेडमी और उस एकेडमी में जारी तरबियती मशकों को आप तक पहुंचाया। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे रेस्क्यू 1122 किस तरह से अपने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज करती है और कैसे उसको मुकम्मल करती है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं वो एम्बुलेंस जिस एम्बुलेंस के जरिए से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाता है। ये स्पेशली डिजाइंड एम्बुलेंस है और ये 10-12 साल पहले जब रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज का आगाज हुआ तो उस वक्त इस एम्बुलेंस को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया था और उससे पहले इस तरह की एम्बुलेंस पाकिस्तान में वजूद नहीं रखती थी। पहले 12 से 14 एम्बुलेंसेस पाकिस्तान से बाहर से मंगवाई गई, उसके बाद इन एम्बुलेंसेस को पाकिस्तान में ही असेंबल किया जाने लगा। आइए चलते हैं और प्रोग्राम का ये हिस्सा आपको दिखाते हैं। याजुल हक साहब ड्राइवर है इस एम्बुलेंस के, इनका बहुत बड़ा रोल है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर। जब किसी भी रेस्क्यू कॉल के ऊपर एम्बुलेंस मूव होती है, इनका स्टाफ मूव होता है, रेस्क्यू वर्कर्स मूव होते हैं, उसके बाद उस पेशेंट को इस गाड़ी में लिफ्ट किया जाता है और यहाँ से मूव किया जाता है। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बात करते हैं। रियाज साहब, आपको इस लाहौर में जहाँ पे 1 करोड़ के करीब आबादी है और ट्रैफिक बहुत होती है, रश बहुत होता है, बाज़ औक़ात लोग जगह नहीं देते हैं, आप सायरन बजाते रहते हैं, आपको मुश्किल पेश आती है ड्राइव करते वक्त? सर बिल्कुल बहुत मुश्किल पेश आती है। कई तो बहुत अच्छे लोग हैं जो हमें फ़ौरन रास्ता देते हैं और कई जो ड्राइव करते हैं वो मोबाइल सुन रहे होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पीछे इमरजेंसी व्हीकल आ रही है या नहीं आ रही। उस वक्त हमें बहुत दिक्कत होती है, मुश्किल पेश आती है और ख़ास तौर में लाहौर में तो बहुत इमरजेंसी और ट्रैफिक उससे भी ज़्यादा जाम होती है। जिस तरह से कहा जाता है इंटरनेशनली कि यू कैन नॉट टेक अ लाइफ टू सेव अ लाइफ, आप एक जान बचाने के लिए एक और जान ले नहीं सकते। चूँकि एम्बुलेंस बहुत तेज़ी से मूव करती है, हम अक्सर देखते हैं
चाहे स्पॉट है या चाहे हॉस्पिटल की तरफ जा रही है, इस तेजी के अंदर मुमकिन तौर पे हादसा होने का खतरा होता है। ये इनसे पूछते रियाज साहब, जब आप निकलते हैं अपने सब स्टेशन से, आप स्पॉट पे पहुंचते हैं मरीज के पास, उसके बाद आप उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, आप तेजी से ड्राइव करते हैं, बाज़ औक़ात आपको वन वे को भी खिलाफ वर्जी करना पड़ती है। जी तो आपको इतनी तरह से ट्रेनिंग है ड्राइविंग की कि आप इतनी रश में इतनी तेजी से ड्राइव कर सकें और कोई हादसा पेश ना आए? सर वन वे जो है ना, हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब पेशेंट क्रिटिकल हो, बहुत उसकी हालत बुरी हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, उस सूरत में हम वन वे यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमें वार्डन भाइयों का बहुत तावन है, वो हमें रास्ता बहुत तावन करते हैं, जो हमें सिग्नल पे रास्ता खोल देते हैं। इनके जब सायरन बज रहा होता है, जब आपकी लाइट्स ऑन होती हैं और पता होता है कि इस वक्त एम्बुलेंस वो जल्दी में है, तो आपको शहरी रास्ता देते हैं? शहरी कमोबेश दे देते हैं और कमोबेश नहीं देते, रुकावट भी पेश आती है। जी, अच्छा, लाहौर के जिस एरिया में इस वक्त हम कर रहे हैं, गुलबर्ग, ये तो बड़ा खुला इलाका है, खुली सड़कें हैं, यहाँ पे इतना मसला नहीं होगा। जो लाहौर के तंग इलाके हैं, वहाँ पे क्या मसाइल पेश आते हैं आपको ड्राइव करते वक्त? सर वहाँ पे भी ट्रैफिक के मसाइल हैं, ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहती है सिग्नलों पे, रोडों पे। स्कूल कॉलेजों को छुट्टी हुई होती है, छुट्टी के टाइम 2-2:30 बजे, सुबह 9 बजे के करीब। जब कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई रूट लगा हुआ होता है, कोई वज़ीर आला, गवर्नर या वज़ीर आज़म या कोई और शख्सियत गुजर रही होती है, तो अक्सर रोड को बंद किया हुआ होता है और हम देखते हैं कि उस बंदिश की वजह से जहाँ बाकी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, वहाँ पे एम्बुलेंस भी रुकी हुई होती है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में जब आप गुजरना चाहते हैं और प्रोटोकॉल के स्टाफ या वो सिक्योरिटी के लोग गुजरने नहीं देते, तो आपको ताउन करते हैं या नहीं, हमारे साथ ताउन करते हैं। अगर तो हम खाली हैं, हमारे पास पेशेंट नहीं है, हमारा होटल चल रहा है, इमरजेंसी लाइटें चल रही हैं, तो वो फौरन हमें रास्ता देते। ये तो नहीं कहते कि वज़ीर आज़म साहब ने गुजरना है तो लिहाजा तुम खड़े रहो और हम नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं कहते। हमारे देखने वालों को बताएं कि जब एम्बुलेंस गुजरती है, उसकी सायरन ऑन होता है, उसकी लाइट्स ऑन होती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, रास्ता किस तरह से देना चाहिए आपको, ताकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस जख्मी शख्स की या उस पेशेंट की जान बचाने में देर ना हो? सर ये तो हमारी आवाम को चाहिए ना कि होटल या इमरजेंसी व्हीकल जब आ रही है, उसका होटल सुनते ही उन्हें लेफ्ट साइड पे हो जाना चाहिए कि रोड इन्हें क्लियर मिले और जल्द से जल्द हम हॉस्पिटल पहुंच सके। यही मैसेज मैं भी देना चाहता था आपको, लेकिन मैंने चाहा कि मैं एम्बुलेंस के ड्राइवर से जो इनकी फीलिंग होती है ड्राइविंग करते वक्त, जब ये पेशेंट को लेके, जिसमें मेरा आपके हमारे घरों का भी कोई फर्द किसी सड़क पे एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता, किसी आग लगने के वाक़े के अंदर, किसी और हार्ट अटैक, किसी और बीमारी की वजह से जब उसकी ज़िंदगी को खतरा लाक होता है और ये रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पहुँचते हैं, उसको वहाँ से उठाते हैं, अपनी एम्बुलेंस में लेकर फिर उसको हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं, अगर हम उनको रास्ता नहीं देंगे तो ये लोग किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुँच सकेंगे? और जैसे ही हम एम्बुलेंस को देखें, इसके सायरन को सुने, इसके लाइट्स को देखें, हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पर एम्बुलेंस के रास्ते को क्लियर कर दें, हम लेफ्ट साइड पे हो जाए या मोस्ट राइट हो जाए या मोस्ट लेफ्ट हो जाए, ताकि एम्बुलेंस आराम से गुजर सके और उस मरीज को जो इसके अंदर मौजूद है, जिसकी जान बिल्कुल लबों पे हो सकती है, उसकी जान बचाई जा सके। ये रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस है, स्पेशली डिजाइंड एम्बुलेंस है। इसके अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट मौजूद है इस वक्त, जो कि किसी भी जख्मी शख्स को, किसी भी मरीज को, किसी भी ऐसे शख्स को जिसकी ज़िंदगी बचाना मकसूद है, उसको फौरी तौर पर उस इक्विपमेंट के ज़रिए से उसकी जान बचाई जा सकती है। ये रेस्क्यू वर्कर्स हैं। आपका नाम? मोहम्मद तैयब EMT। तैयब साहब, सबसे पहले तो बताएं कि इसके जो ये एम्बुलेंस है, ये क्या शॉक एब्जॉर्बर है? जिस तरह की सड़कें लाहौर की, पेशेंट जिसकी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, जिसे और गहरे जख्म आ सकते हैं, दिमाग की चोट आ सकती है, अगर ये एम्बुलेंस शॉक एब्जॉर्बर नहीं होगी तो उसको आप इस गाड़ी में रखेंगे तो वो और तकलीफ में आएगा। कुछ तो मतलब इसमें हम लोग ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं, शॉक एब्जॉर्बर मौजूद हैं। इसके अलावा जो हम EMT हजरात हैं, हम पेशेंट को इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं ताकि अगर उनको कुछ हल्का फुल्का शॉक लग भी जाए तो वो मेंटेन है। जैसे पेशेंट आराम से इसमें शिफ्ट हो जाता है और आराम से आप उसको स्पॉट करते हैं। स्पाइन बोर्ड के जरिए हम उसको शिफ्ट करते हैं। अगर उसको पहले देख लेते हैं मतलब चोट कैसी है, अगर उसको कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो हम उसको पहले मेंटेन करते हैं, स्प्लिंट वगैरह लगा के उसकी IV लाइन वगैरह सेव करने के बाद उसको फिर हम इस स्पाइन बोर्ड के जरिए इस गाड़ी में मुंतकिल करते हैं और यहाँ से फिर आगे हॉस्पिटल। अच्छा, ये कौन सी इक्विपमेंट है? ये जो हमारी ये फ्लो मीटर है, इसमें ऑक्सीजन जो है ना, ये हमारे पास 2 सिलेंडर मौजूद है, तो इसके ज़रिए इनमें ऑक्सीजन आती है।
जो जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हम उसको अप्लाई करवा के लगाते हैं। इसी के साथ सक्शन यूनिट है, अगर किसी कोई वोमिटिंग वगैरह अंदर जा रही है, ब्लीडिंग जा रही है, सांस का रास्ता रोक रही है, तो सक्शन यूनिट के ज़रिए हम उसकी जो है ना वो सक कर लेते हैं। ये जो मीटर है, ये मीटर बताएगा ये क्या है? ये बेसिकली वॉल क्लॉक बीपी ऑपरेटर्स है। किसी भी पेशेंट का हमें बीपी चेक करना होता है, उसके वाइटल्स लेने होते हैं, बार बार लेने होते हैं, स्पेशली हेड इंजरीज में होगी या शॉक का पेशेंट है या कोई ऐसा, तो हम उसके जरिए लेते हैं। इसके साथ ही आपके पास AED की मशीन लगी हुई है। ये मेडिकल का पेशेंट जिसको आप कहते हैं हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो ये जो है ना ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, जैसे वो दिल को चलाने के मौजूद है। सवाल ये कि इन सारे इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करने के आपको पूरी तरह से आप ट्रेंड हैं, आप उन्हें कर सकते हैं इस्तेमाल? जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। आपका नाम जी? अब्दुल साहब, ये भी रेस्क्यू वर्कर हैं, साथ मौजूद है एम्बुलेंस के अंदर। ये आपके पास जो रेड ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इस बॉक्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं फर्स्ट एड में जो आप फौरी तौर पे अप्लाई करते हैं? दिखाएंगे आप जरा इनमें से चीजें कौन कौन सी? इस बैग में वो तमाम चीज़ें हैं जो फर्स्ट एडर को ज़रूरत होती हैं, ठीक है। मसलन इसमें पायोडीन है, रामरसलाइन है, कॉटन बैंडेज, गॉस पीसी, स्क्रेप बैंडेज और कैनोला वगैरह, जो कि एमरजेंसीज में हम ट्रीट करते हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स इसमें मौजूद हैं, क्या उनका मखसूस वक्त के बाद उनको चेक किया जाता है या नहीं कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जिस तरह से ये ब्लड प्रेशर चेक करने वाला आपने बताया मीटर, कि अगर 3-4 माह या 6 माह के बाद चेक किया जाए कि ये सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन का जो ये सिलेंडर मौजूद है, ऑक्सीजन इसमें सही तरह से स्टोरेज हो रही है? डेली बेसिस पे हमारे जितने भी इक्विपमेंट है हम इंस्पेक्शन होती है? जी बिल्कुल, इनको तमाम चेक करते हैं। 3 शिफ्टें होती हैं, तीनों शिफ्टों में हम सबसे पहले आके काम ये करते हैं। और जिन चीजों को रिपेयर करना होता है या रिप्लेस करना होता है, वो फौरी रिप्लेसमेंट हो जाती है या अफसरान जो है वो फौरी तौर पे कहते हैं कि देखने के बाद? अफसरान की मेहनत है, तो इसलिए ये महकमा इतनी तरक्की पे जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रहा है। तो हमारी जितनी भी ये अलग से एक मेंटेनेंस है उस डिपार्टमेंट, कुछ कोई भी चीज़ ख़राब होती है उसी वक्त हम उसको यानी कि रिकवर मैनेज कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। ये स्पेशली डिजाइंड एम्बुलेंसेज है जो रेस्क्यू 1122 के पास मौजूद है। जब 2004 में ये सर्विस शुरू की गई थी तो 1 दर्जन के करीब एम्बुलेंसेज इंग्लैंड से मंगवाई गई थी और शायद कुछ और ममालिक से भी, जो फुली इक्विप्ड थी और पूरी तरह से तैयार एम्बुलेंसेज थी। उसके बाद लोकली पाकिस्तान में भी एम्बुलेंसेज को तैयार किया जाने लगा। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज हैं। इक्विपमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं, लेकिन उनको असेंबल यहीं पे किया जाता है। ये बहुत खुशाइंद बात है। जो एम्बुलेंसेज हम उम्मूमन देखते हैं सड़कों के ऊपर, वो खाली एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी के अंदर कोई सहूलत मौजूद नहीं होती है। फौरी तौर पर पेशेंट को रिलीफ देने के लिए वो एम्बुलेंस सिर्फ यहाँ तक काम करती है कि पेशेंट को उसमें शिफ्ट करती है, उसके बाद पेशेंट को एम्बुलेंस के जरिए से हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है। लेकिन ये रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस जो है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो इसके अंदर मौजूद है और फौरी तौर पर पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए एटलीस्ट इतना वक्त जरूर मिल सकता है कि उसको हॉस्पिटल की इमरजेंसी तक शिफ्ट किया जा सके। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 के रीजनल हेडक्वार्टर लाहौर में। मेरे साथ यहाँ के स्टेशन हेड और इंचार्ज लाहौर रेस्क्यू 1122 के ऑपरेशंस के हेड है डॉक्टर सैयद अली, उनके साथ विजिट करते हैं इस रीजनल हेडक्वार्टर का। उसके बाद आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे कि लाहौर की किसी सड़क के ऊपर जब कोई हादसा पेश आता है तो उसके बाद किस तरह से रेस्क्यू 1122 की रेस्क्यू टीम यहाँ से मूव करती है, किस तरह से वो उस हादसा पर पहुँचती है, वहाँ पे फर्स्ट एड दी जाती है, उसके बाद उस जख्मी को किस तरह से मुंतकिल किया जाता है हॉस्पिटल में। ये सब आपको यहाँ से रिपोर्ट करेंगे एक्सक्लूसिवली, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मौजूद है हम ये वो कॉलिंग सेंटर है, कॉलिंग हब है, जहां से पूरे लाहौर से किसी भी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, रेस्क्यू हेल्प के लिए जो कॉल आती है वो इस कॉल सेंटर में लैंड करती है। यहाँ पे ये स्टाफ मौजूद है जो कॉल्स को रिसीव करता है, उसके बाद फौरी तौर पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है ये सब जानेंगे यहाँ पे। डॉक्टर अली, कितनी लैंडलाइंस हैं आपके पास यहाँ पे और कितनी कॉल्स डेली रिसीव होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है? तकरीबन हमारे पास कोई 6 लाइंस हैं जो सर प्रॉपर्ली सर फंक्शन कर रही हैं, जो 1122 लाइंस को जो है वो कैप्चर कर रही हैं और उसके ऊपर सारा रिस्पांस हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ देखें तो ये पूरा एक कॉल लॉगिंग सिस्टम है जिसके तहत ये सारी कॉल्स आती हैं, उसको आइडेंटिफाई होती हैं। मैं लॉगिंग सिस्टम की तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है,
और इतने ज़्यादा हादसा डेली होते होंगे, क्या 6 लाइन सिर्फ, ये तो बहुत इनसफिशिएंट है। हाँ डेफिनेटली, और इसको हम अभी और इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि ये सारा का सारा एक नेटवर्किंग के थ्रू, एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू चल रहा है काम। तो उसके अंदर जो है लाइन्स को एनहेंस भी हम कर सकते हैं, और जब हम देखते हैं कि कॉल्स हमारी बढ़ रही हैं तो हम उसको एनहेंस भी कर लेते हैं। ये जो हब है, कॉलिंग सेंटर है, इसका हेड कौन है? मैं उनसे बात करना चाहूँगा। इसके हमारे हेड हैं चौहान साहब होते हैं इस वक्त राइट नाउ, जो हमारा सब यहाँ का इंचार्ज हैं, शिफ्ट इंचार्ज हैं, तो ही विल ब्रीफ यू मोर अबाउट इट। बात करते हैं चौहान साहब से और मजीद जानते हैं कि कॉल्स किस तरह से आती हैं, किस तरह से रिसीव की जाती हैं, रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है। ये है आसिफ चौहान साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। कितने आपके स्टाफ मेंबर है यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनी शिफ्ट्स में काम करते हैं और क्या स्ट्रेंथ है? इस वक्त हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो टोटल नंबर ऑफ 50 स्ट्रेंथ है कंट्रोल रूम की, जो सिर्फ स्पेशली है, और 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। 24 आवर एमरजेंसीज चल रही हैं हमारे पास, और इस वक्त टोटल नंबर ऑफ एमरजेंसीज एवरेज के पर डे के हिसाब से लगाया जाए तो वो 250 to 300 है। 250 कॉल्स आपको रिसीव होती हैं? 250 एमरजेंसी रिसीव हो रही है। एमरजेंसी रिसीव हो रही है, और टू मच नंबर ऑफ कॉल्स हमें रिसीव हो रही हैं, जिसमें कुछ डिफरेंट किस्म की कॉल्स भी होती हैं, जिसमें कुछ गलत किस्म के लोग भी कॉल करते हैं। अदरवाइज एमरजेंसी कॉल्स की जो हमारे पास रेशियो है 250 and 300 के दरमियान है, जिसको हम 24 आवर्स में रिस्पॉन्ड करते हैं। 24 आवर्स हर एमरजेंसी कॉल जो 1122 पे रिसीव होती है उसके लिए हमारी 1122 एम्बुलेंस रिस्पॉन्स करती है। टोटल नंबर ऑफ 17 स्टेशन हैं जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर को कवर कर रहे हैं, उनमें डिफरेंट एम्बुलेंसेज हमने डिस्पैच की हुई हैं, प्लस हमने कुछ की पॉइंट्स बनाए हुए हैं एम्बुलेंसेज को करीब तर जल्द अज जल्द एमरजेंसी पे रिस्पॉन्ड करवाने के लिए। और जो कॉल्स आ रही हैं सारी रिकॉर्ड हो रही हैं? जी, हमारे पास हर ईच एंड एवरी कॉल रिकॉर्डेड है। हमारे पास सॉफ्टवेयर है, प्लस हमारे पास जो बैकअप के लिए जो हमने अपना सर्वर रखे हुए हैं वहाँ पे एवरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। प्लस हमारे पास जो प्रोविंशियल मॉनिटरिंग सेल है वहाँ पे हमारा ये कॉल रिकॉर्ड जितनी भी होती हैं, जितनी पर डे कॉल्स आती हैं, उनका डाटा वहाँ पे बैकअप पे स्टोर होता है, प्लस उनको मतलब इनिशियलाइज किया जाता है। जब यहाँ से कोई रेस्क्यू कॉल आती है किसी जगह से और यहाँ से आपकी टीम फौरन उस रेस्क्यू पॉइंट पर पहुँचना चाहती है, तो बहुत सारी जगह ऐसी लाहौर की होगी, लाहौर इतना बड़ा शहर हो गया कि आपके ड्राइवर्स को वो सारे स्पॉट्स याद नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा। कुछ अननोन जगहों से जब कॉल्स आती हैं तो आप उसको ट्रैक कैसे करते भी है? आपके पास जीपीआर सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपनी एम्बुलेंसेज के स्टेशंस वाइज प्लस की पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अदरवाइज एंड सेकेंडली ये होता है कि हमारे पास जो कंट्रोल रूम में स्टाफ है ना, वो बड़ा फुली मतलब उनको ना हो है कि पूरे लाहौर सिटी में कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सी स्ट्रीट है, इवन के स्ट्रीट वाइज उन्होंने मैपिंग की हुई होती है, जिस वजह से उनको जिस एरिया से भी कॉल आती है वहाँ पे फौरन रिस्पॉन्स के लिए हम हमारा जो बैकअप सिस्टम होता है वो है वायरलेस सिस्टम। इधर से हमारी कॉल रिसीव हो रहती है, विद इन 1 मिनट हमारी एम्बुलेंस जो ड्राइवर होता है वो उसको फौरन रिस्पॉन्स करता है जिस एरिया की इमरजेंसी होती है। डॉक्टर साहब, ये जो मैं देख रहा हूँ बड़ी एलसीडी के ऊपर कुछ ट्रैकिंग सिस्टम मुझे लग रहा है, ये क्या है? कुछ इसको ब्रीफ करें। ये ट्रैकिंग सिस्टम आप देख रहे हैं हमारी एलसीडीज़ के ऊपर और हमारी ये कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर, ये हर एम्बुलेंस को जो है इसको ट्रैक हो रही है, हमारी तमाम एमरजेंसी व्हीकल्स ट्रैक हो रही हैं कि वो किस वक्त, क्योंकि एक्चुअली एक मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत डेवलप करना ज़रूरी था। जहाँ पे आप इतना एफिशिएंटली इतना रैपिड एमरजेंसी रिस्पॉन्स दे रहे हो, वहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर आपको ये पता हो कि एम्बुलेंस कितने बजे निकली और कितने बजे कहीं पे पहुंची है, ताकि हमें ये पता हो कि जो हमारी पब्लिक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक कि उसके अंदर जो है उनको 5 मिनट का रिस्पॉन्स या 7 मिनट्स का रिस्पॉन्स टाइम हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो फॉर दैट पर्पस जीपीआर सिस्टम इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस, और हम इसको ट्रैक करते हैं एम्बुलेंस को कि वो एम्बुलेंस अपना, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो यहीं से वो ट्रैक चल रहा होता है कि वो एम्बुलेंस कहाँ पे आके मिस गाइड हुई है, और उसको वहीं से वायरलेस किया जाता है कि आपने इस तरफ टर्न नहीं लेना था, आपने इस तरफ टर्न लेना था। तो जीपीआर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ऐसा तो नहीं है कि जो वीआईपी पर्सनैलिटीज़ हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी कल्चर हमारा बहुत बड़ा आलमी है, तो आपकी सारी एम्बुलेंसेज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज उनके प्रोटोकॉल में नहीं हो और लोग बेचारे सड़कों में। ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो हमारी सर्विस है ये इस वक्त इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ही चल रही है, उसमें अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हमें। व्यूअर्स, बात करते हैं किसी यहाँ के ऑफिसर से और देखते हैं कि जो कॉल रिसीव हो रही है वो किस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं। आसिफ साहब हैं शायद यहाँ पे बैठे हुए, और इस वक्त इनको एक कॉल ही रिसीव हुई है। कॉल को डील कर लें, उसके बाद हम इनसे जानते हैं कि ये कॉल क्या थी, इन्होंने किस तरह से हैंडल किया। जैसे कि टाइप ऑफ इमरजेंसी जो इन्होंने की है, फॉरन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की है, और ये सब उनसे एड्रेस ले रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, और साथ ही साथ वो ये भी देख रहे हैं कि ये कोई मिस कॉल है, ड्रॉप कॉल है, या कोई obnoxious कॉल है, क्योंकि हमारी obnoxious कॉल्स इज़ मोर देन 500। तो आई रिक्वेस्ट फॉर अदर पीपल ऑल्सो कि काइंडली इस लाइन को, इमरजेंसी लाइन को काइंडली जो है वो बिजी ना किया करें। और अगर, क्योंकि होता ये है कि अगर ये लाइंस बिजी होंगी तो जो कोई इमरजेंसी बंदा होगा डेफिनेटली वो सफ़र कर रहा होगा। चलिए मैं बात करता हूँ। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
ये जो सॉफ्टवेयर है आपका रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी कॉल लॉगिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या है और अभी जिस तरह से आपको कॉल रिसीव हुई थी आपने क्या रिस्पॉन्ड किया उसे? ये कॉल आई थी शाहकोट खुटिया वाले की, आउट ऑफ सिटी थी। उन्हें मैंने डाइवर्ट किया ताकि आउट ऑफ 11:24 पे वो कॉल करें, अरेंज से हमारी बाहर है। जब कोई कॉल आपके पास आती है, लेट्स सपोज मैंने आपको कॉल की और मैं एक ऑब्नॉक्शियस कॉलर हूँ, फेक कॉल कर रहा हूँ मैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि लाहौर वापडा टाउन के अंदर एक रोड एक्सीडेंट हो गया है, आपकी इन्वेस्टिगेशन सेंस कैसे ये जज करेगी कि ये एक फेक कॉल है, मैं एक फेक कॉल कर रहा हूँ और मैं एक ओरिजिनल कॉलर नहीं हूँ? जैसे ही हम कॉल उठाते हैं ना, हमें कम से कम काफ़ी ना पता चल जाता है कि कॉलर क्या कह रहा है। पीछे शोर की आवाज़ आती है जिससे जाहिर हो जाता है कि वाकई एक्सीडेंट हुआ है। और उसके अलावा मज़ीद कॉलें हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं। अगर हमें थोड़ा सा डाउट हो या कुछ हो तो हम कॉलर से नंबर पूछते हैं। जब वो कॉलर थोड़ा हिचकिचाता है और नंबर नहीं बताता तो फिर हमें पता चल जाता है फेक कॉल है। ऐसा होता है कि आप पूरी तरह से जज करने की कोशिश करें लेकिन आपकी जजमेंट कामयाब ना हो सके और आपकी एम्बुलेंस यहाँ से मूव करे, उस स्पॉट पर पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद पता चले कि ये तो फेक कॉल थी और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ? वो ज़्यादातर वो ऐसे होता है कि कॉलर जो होता है वो फेक नंबर से कॉल करता है। नंबर जब बताता है फिर फेक कॉल होती है। जब वो नंबर लिखवा देता अपना तो फिर हमें आपकी CLI है आपकी यहाँ पे? जी CLI है। जैसे ही वो कॉल करता है यहाँ पे सारा एड्रेस आ जाता है। PTCL लैंडलाइन से उसका जो अगर PTCL से कॉल करेगा तो उसका एड्रेस आ जाएगा। एक कॉलर ने बड़ी प्लानिंग से आपको कॉल किया है, बड़े तरीके से कॉल किया, उसने सब चीज़ों को ज़हन में रखा है कि ये मुझे ट्रैप नहीं कर सकते। आपने एम्बुलेंस यहाँ से मूव कर दी कि गार्डन टाउन या वापडा टाउन लाहौर पहुँच जाए, वहाँ पे बरकत मार्केट के करीब एक ट्रैफिक हादसा पेश आया, तो यहाँ से आपकी एम्बुलेंस मूव हुई, वहाँ पहुँचने के बाद उसको पता चला कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है? ज़्यादा डाउट हो हमें तो हम पीछे से फिर कॉल बैक करते हैं। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा होता है। आसिफ साहब जो शिफ्ट इंचार्ज हैं, आसिफ साहब जब कोई फेक कॉल आ गई है और आपके पास अगर 200 कॉल्स रिसीव हुई हैं उनमें से अगर लेट्स सपोज 50 फेक कॉल्स हैं तो उनके ऊपर एक्शन होता है कोई? सर उसका मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। उसका ये होता है कि हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं ना, उसमें अगर कोई इमरजेंसी कॉल होती है तो उसको फर्स्टली हम जज करने का ये है कि फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है ना, उसमें कॉलर रोड पे खड़ा जजमेंट उन्होंने मुझे बता दी कि जजमेंट किस तरह से करते हैं। आपकी जजमेंट स्मेल अच्छी होगी, आप कर लेते होंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है अगर 200 में से 50 फेक कॉल्स हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जिस नेटवर्क से हमें कॉल आती है उनके नेटवर्क के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, उनको एक लेटर दिया जाता है कंट्रोल की तरफ से और वो कम्युनिकेशन ऑफिसर आगे वो कंपनी से रब्ता करते हैं उनके सिम ब्लॉक करवाने के लिए एंड जो भी व्हाट्सओवर मतलब करते हैं, वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उनको हम फॉरवर्ड कर दी जाती है कंट्रोल की तरफ से कि जो भी फेक कॉलर होते हैं खास करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जैसे भी हो कानूनी कार्रवाई। आप मुझे बताएं कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है कॉल लॉगिंग, इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं? इसमें जो सबसे पहले वो बम ब्लास्ट है, उसके बाद SOB है, कोई घर से कोई कॉल वगैरह आती है, किसी को सांस का कैटेगराइज किया ये कैटेगरीज है। जैसे वो कहते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आपके पेशेंट को क्या हुआ, जैसे वो बताता है तो हम उसके हिसाब से वो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, फिर एड्रेस मेंशन करते हैं और यहाँ से डिस्पैच करते हैं। यहाँ से फार्म वाले स्प्लिटर के पास जाता है, वहाँ से वो एम्बुलेंस आगे मूव करवाते हैं। अच्छा, वहाँ से फिर होता है। और पूरे लाहौर की कॉल्स आपके पास आती हैं? जी, पूरे लाहौर की कॉल हमारे पास आती है। डेली की आसिफ साहब कॉल रेशियो क्या है? डेली की कॉल रेशियो हमारे पास 4000 to 5000 कॉल रेशियो है डेली की। पूरे लाहौर से आपको पूरे लाहौर सिटी से हमें कॉल आती हैं। कुछ किसी किस्म की कॉल्स आती हैं जो मतलब आउट ऑफ सिटी होती हैं, उनको हम नियरेस्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है उनको फॉरवर्ड कर दी जाती है। जरा वायरलेस ऑपरेटर से बात करते हैं कि उनका क्या प्रोसीजर है। तनवीर साहब है जी, वायरलेस ऑपरेटर। तनवीर साहब, कॉल जब आपको रिसीव हुई है उसके बाद क्या प्रोसीजर, आप कंटिन्यू रखिए। ऑन एयर LA5 कंट्रोलिया फाटक रिपोर्ट किया करते नहीं है, कॉल बैक कर लें। राजा कंट्रोल कॉल करते हैं जी सर। कॉल यहाँ पे आपके पास रिसीव हो गई जी जी, आपकी लॉक सिस्टम में आ गया, एक जगह पे हादसा हुआ है, उसके बाद आपने एम्बुलेंस कैसे मूव करनी है यहाँ से? सबसे पहले तो ये है कि हम पहले गाड़ी को अरेंज करते हैं कि कौन से व्हीकल हमें नज़दीक पड़ेगा स्टेशन हमें सबसे पहले, ठीक है। उस व्हीकल को हम रिस्पॉन्स करवाते हैं, अगर वो व्हीकल वो रिस्पॉन्स करती है हमारे साथ स्टेशन से तो कोऑर्डिनेट करते हैं, हम उसे मूव करवाते हैं स्टेशन से, ठीक है। और उसके बाद अगर मूवमेंट हमारे पास गाड़ी की नहीं होती, हमारे पास नहीं होती व्हीकल कहीं, तो हमें वेट करवाना पड़ता है उसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर व्हीकल को हम मूव करवाते हैं आउट ऑफ रेंज से बाहर से दूसरी। ऐसा तो नहीं होता कि व्हीकल्स की तादाद कम हो लाहौर में, हादसा ज़्यादा हो रहे हैं और रेस्क्यू 1112 का व्हीकल वहाँ पहुँच नहीं पाता? नहीं सब गाड़ी हमारी पहुँचती है, बिल्कुल पहुँचती है वहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक ब्लॉक होती है। बाज़ दफ़ा हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन रोड हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा टाइम लगता है, गाड़ी को पहुँच जाती है हमारी गाड़ी। यहाँ से जब आपने कॉल मूव कर दी वो ये किसी भी सब स्टेशन में कॉल चली जाएगी यहाँ से? जिस रेंज की हमें जो मतलब एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक कोई भी एक्सीडेंट की कॉल आती है हम उस स्टेशन से मूव करवाते हैं। अगर उस स्टेशन से ना हो तो फिर हम आउट ऑफ रेंज से मूव करवाते हैं, दूसरे स्टेशन से मूव करवाते हैं गाड़ी को।
डॉक्टर अली, ये कुछ वाइट बोर्ड्स हैं, कुछ ये और चार्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले हैं, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें कि ये आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट की हुई हैं और ये आपको क्या चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं? एक्चुअली अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पर देखें तो ये पूरा लाहौर डिस्ट्रिक्ट का जो है मैप है, और अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो इट्स अ बिग ह्यूज मैप जो कि पूरा फंक्शनल मैप है, जिसके अंदर तमाम हमें इलाकों का और सब कुछ पता होता है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको कोई कॉल आती है तो अगर आपके सामने मैप या GPS सिस्टम नहीं होगा तो आप अपनी गाड़ी को गाइड नहीं कर सकते, बिकॉज हर एरिया हर एक ने देखा भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल जहाँ पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो फ़ौरन उस नक्शे की मदद से जो है वो हम उस जगह को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो हमारा ड्राइवर होता है, चाहे वो किसी एम्बुलेंस पे है, फायर व्हीकल पे या रेस्क्यू व्हीकल के ऊपर है, उसको गाइड किया जाता है कि आपने किस रास्ते पे, उसको नेविगेट किया जाता है। नेविगेट। ये वाइट बोर्ड्स क्या है यहाँ पे? कौन सा वाइट बोर्ड? जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई व्हीकल है, पार्क किसकी, इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक व्हीकल है वो ऑफ रोड भी होती है, ख़राब भी हो सकती है, तो जो ऑफ रोड व्हीकल्स होती हैं उनका स्टेटस यहाँ पे आ जाता है कि कोई गाड़ी अगर प्रोटोकॉल के ऊपर है, किसी VIP पर्सनैलिटी के साथ, या कोई गाड़ी ऑफ रोड है, या कोई मतलब है कि प्रोटोकॉल के साथ और VIP मूवमेंट में गाड़ियां होती हैं, ज्यादा एक्सेसिवली तो नहीं कोई ऐसी एक्सेसिवली नहीं होती, और ये एक ज़रूरत भी है क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके लिए डेफिनेटली हम हर जगह पे रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमारा एक कवरेज का सिस्टम है। लेकिन उसमें एक फ़र्क है ना कि अगर एक चीफ मिनिस्टर मूव कर रहा है तो सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर की जान के लिए अगर आप पूरी गाड़ी डेडिकेट कर देते हैं और एक इलाके में रहने वाले हज़ारों या लाखों लोग जो हैं उनके लिए गाड़ी डेडिकेट नहीं होती, तो ये थोड़ी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि सबको ही अवेलेबल है और अभी तक हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। आप प्रायोरिटाइज तो करते होंगे ना कि पहले अगर कहीं एमरजेंसी बन गई है तो पहले गवर्नर को रेस्क्यू किया जाए, पहले चीफ मिनिस्टर को रेस्क्यू किया जाए, बाकी आवाम जो है बेचारी उसको बाद में फिर सेकंड प्रायोरिटी पे देख लेंगे अगर जरूरत हो सके। डेफिनेटली बीइंग अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका एक काम होता है कि आपको अपने तमाम ऑफिशियल्स को जो है कवर करना होता है, तो उनको भी एक कवरेज दे रहे होते हैं और साथ साथ पब्लिक को भी हो रही है। लेकिन इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को ना मिले और सारी की सारी एम्बुलेंसेज या हमारी इमरजेंसी व्हीकल्स उनके साथ वो सारी वहाँ पे वो खुद इस बात का ख्याल रखते हैं। अच्छा, आपको जो रिसोर्सेज हैं जिसमें फ्यूल अक्सर ये आता है, जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट है तो पुलिस के पास फ्यूल नहीं होता, अब पुलिस की गाड़ी की मूव होनी है तो उनके पास फ्यूल नहीं है, उनके पास स्टेशनरी नहीं है, उनके पास बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं है। क्या रेस्क्यू 1112 के पास जितने भी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है ऑपरेशनल, वो सारे आपको फुली अवेलेबल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एक स्टैंडर्ड रखती है, एक मार्क रखती है, और उसको लिए कोई भी आई थिंक ऐसा हमारा ऑफिशियल नहीं है, चाहे वो कोई भी हो कि कोई हमें फ्यूल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। बजटरी कंस्ट्रेंट्स आती हैं कई दफ़ा, लेकिन उससे ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गाड़ियाँ जो है कोई ऑफ रोड हो जाएंगी या हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। हमारी फ्यूलिंग वगैरह इन चीज़ों का बजट कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। व्यूअर्स वेट करते हैं यहाँ पे, जैसे ही कोई रोड एक्सीडेंट की कॉल यहाँ पे लैंड करती है यहाँ से हम मूव करेंगे रेस्क्यू 1112 के स्टाफ के साथ, उनकी एम्बुलेंस के साथ, वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचेंगे, रास्ते में कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं उनको रिपोर्ट करेंगे आपके पास, और उसके बाद ये फर्स्ट एड किस तरह से देते हैं, उसको हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाते हैं, ये सब कुछ भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। रोड एक्सीडेंट हुआ है और अभी कॉल यहाँ पे लैंड की है, हम वहाँ पे मूव करते हैं। डॉक्टर अली, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपकी जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पूरा होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप काइंडली अपनी जैकेट जो है वो वेयर करें ताकि आप हमारे साथ इमरजेंसी में मूव कर सकें। एम्बुलेंस में पेशेंट मौजूद है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है रोड,
और एक बच्चा है उसको यहाँ पे फौरी फर्स्ट एड दी जा रही है। अंदर रेस्क्यू वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ और अभी ये सबसे पहले फर्स्ट एड क्या दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को चोटें आई हैं, कुछ इसके चिन के ऊपर कुछ यहाँ पे चोटें हम देख सकते हैं। फौरी तौर पर बैंडेज की है उन्होंने और ये यहाँ से इसकी जो ट्राउज़र है वो फट गया यहाँ से। किस तरह से हुआ यहाँ पे एक्सीडेंट? बाइक आ रही थी भाई, पीछे से लगी है यार बाइक, मुझे उससे ब्रेक नहीं लगी। आप बाइक में थे? मैं भी बाइक पे था, वो भी बाइक पे था भाई भी। अच्छा भाई अब कितनी देर में पहुंचे हैं आपके पास? फौरन पहुंचे हैं? हाँ जी। सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से ये आपको फर्स्ट एड? कोई मसला नहीं, बस हो रहे हैं भैया अभी तो देखें। तो ये क्या वजह है, क्यों कहते हैं कि जो मोटर बाइक पे लोग होते हैं वो थोड़ा केयरलेसनेसली ड्राइव करते हैं, वो अपने लिए भी रिस्क मोल लेते हैं और बाकी लोगों के लिए भी रिस्क मोल लेते हैं? ये तो भैया ये देखे ना, सड़क भी नहीं बन रही, इसकी वजह से भी काम है, वैसे भी गाड़ियों का भी है, सड़क जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन आगे से भजन। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके साथ आपका बेटा है, छोटा माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है ये, तो क्यों लोग अपने बच्चों को, खवातीन को साथ बिठा के मोटर बाइक पे इतनी स्पीड से या इतनी रेस्टलेसली ड्राइव करते हैं? तो भैया राम से आ रहे थे यार, भैया मेरे आगे मेरे भाई भी साथ थे यार, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल राम से आ रहा था। मेरी ज़्यादा स्पीड 30 होगी, 30 से भी कम होगी स्पीड, 25 होगी, लेकिन जब पीछे से आप कोई जिससे ब्रेक नहीं लगी वो आगे मारेगा तो वो उससे तो नुकसान होगा ना हमारा, क्या नहीं होगा? अच्छा आप इनको यहाँ पे बैंडेज कर रहे हैं, इनको यहीं पे आप फर्स्ट एड देने के बाद ये घर जा सकते हैं या इनको मजीद की हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है? सर इनको ये वाले पेशेंट तो ठीक है, फिट है, ये बेटा भी फिट है, लेकिन वो जो है ना उसके हेड पे काफ़ी ज़्यादा कट है, ये बाजी है, इनकी कमर में स्पाइनल इंजरी है, तो इन दोनों को तो ज़रूर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इनको देखते हैं, इनको में भी फारिग कर दें दिल्ली। तो वो आपके पीछे भी एक वर्कर है, वो भी काम कर रहे हैं? जी जी, वो भाई भी साथ कर रहे हैं, वो ज़्यादा सीरियस है, ये दोनों ज़्यादा सीरियस हैं, ये तो इंशाल्लाह जी बेहतर। व्यूअर्स यहाँ पे जो फर्स्ट एड बॉक्स है आप बैक पर देख सकते हैं, वो सुर्ख रंग का, जिससे वो उनको फौरी तौर पे उनको बैंडेज कर रहे हैं। इन पेशेंट्स में से 2 ऐसे हैं जिनको फौरी फर्स्ट एड के बाद यहाँ से घर जाने की इजाज़त दे दी गई है और 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कुछ गहरे जख्म आए हैं, उन्हें यहाँ से फौरी तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। हम साथ चलते हैं और देखते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट करने का इनका प्रोसीजर क्या है, वहाँ किस तरह से ये पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं हॉस्पिटल में और उसके बाद कैसे ये लोग वहाँ से वापस आते हैं। इस वक्त देख सकते हैं आपके रोड ब्लॉक हुआ हुआ है, ट्रैफिक बुरी तरह से जैम है और पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर है, पेशेंट को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है हॉस्पिटल में, लेकिन ट्रैफिक बुरी तरह से जाम है। हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस किस तरह से रोल प्ले करती है यहाँ पे इस एम्बुलेंस को यहाँ से निकलवाने में, और ख़ास तौर पर जो शहरी है वो अपना जिम्मेदार रोल किस तरह से अदा करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। आसिफ साहब, ये जब एम्बुलेंस आती है और पेशेंट उसमें होता है, बाज़ औक़ात बहुत इमरजेंसी होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, उसको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना होता है, क्या रीज़न होती है कि ट्रैफिक ब्लॉक होती है? लोग तो रास्ता नहीं देते, लेकिन बाज़ औक़ात ट्रैफिक पुलिस जो है वो एम्बुलेंस को इग्नोर कर देती है। नहीं, एम्बुलेंस को हम इग्नोर नहीं करते। हमारा मसला होता है कि जब सिग्नल बंद करके हम ट्रैफिक चला रहे होते हैं तब एम्बुलेंस को उसी वक्त गुजार देते हैं। जब सिग्नल ऑन होते हैं उस वक्त सिर्फ एम्बुलेंस का ट्रैक गुजार दिया जाता है, बाकी ट्रैक रुके हुए होते हैं। कोई ट्रैक है ही नहीं, हर ट्रैक में लोग नहीं, जिस ट्रैक में एम्बुलेंस आ रही है, जिस लेन में आ रही है उसी लेन को क्लियर गुजारते हैं, पूरा सिग्नल नहीं खोलना पड़ता। इस वक्त भी मैं सुन सकता हूँ कि जेल रोड पर इस तरफ से एम्बुलेंस का सायरन जो है वो बज रहा है और शायद गाड़ियाँ एम्बुलेंस निकलना चाह रही है, लेकिन इस वक्त सिग्नल ग्रीन है, मैं देख सकता हूँ सिग्नल वो सामने ग्रीन है और वो एम्बुलेंस जो है वो शायद उस तरफ से इस तरफ को आना चाह रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ना तो आप एक एम्बुलेंस को क्लियर गुजारेंगे ना, एक को आप जी एक को गुजारेंगे या चारों साइड से ट्रैफिक नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिग्नल जो है वो, आप मुझे ये बताएं कि मैं चारों साइड से ट्रैफिक खोल दूं या एक एम्बुलेंस को पहले गुजारूं? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त इस चौक के अंदर आपके 4-5 लोग मौजूद हैं, तो इस तरह से मैनेज तो हमें किया जाना चाहिए ना। हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि क्या एटीट्यूड क्या होता है अवाम का और ट्रैफिक पुलिस का, कि फौरी तौर पर किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। ये अब जो इस वक्त व्यूअर्स आप देख सकते हैं, कैमरा में दिखाए इस वक्त ये इस वक्त सिग्नल ग्रीन हुआ है तो वो चलिए, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नहीं दी जाती। नहीं, यहाँ पे कोई भी एम्बुलेंस अभी तक कोई एम्बुलेंस से नहीं फंसी है। मैं ढाई से नौकरी कर रहा हूँ, कोई एम्बुलेंस की कंप्लेन नहीं है, और कोई कंप्लेन हो तो रास्ता पे गाल होती है, कंट्रोल रास्ता पे गाल करता है, मैं उसे पता चल जाता है, खोल देता हूं। चलें, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स ये देख सकते हैं, ये वो एम्बुलेंस जा रही है, एधी की एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस को फंसे हुए कुछ देर हो चुकी थी यहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले इस बात पे बज़िद थे कि सिग्नल जो है वो ऑफ था और हम मैनुअली ऑपरेट कर रहे थे और इसको गुजरने की कोशिश कर रहे थे। हमारी एम्बुलेंस कुछ आगे जा चुकी है और हम उसको जाके पकड़ने की कोशिश करते हैं।
वक्त हम पहुंच चुके हैं जिना हॉस्पिटल लाहौर। यहाँ पर इन पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है, जो ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है, और अब स्ट्रेचर में जो पेशेंट है उनको इमरजेंसी में लाया जा रहा है। हम चलते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे इनको ट्रीट किया जाता है। इस वक्त व्यूअर्स इमरजेंसी में ले जाया जा रहा है इस पेशेंट को, और रेस्क्यू 1112 का यहाँ पे स्क्वाड जो है वो इस पेशेंट को अंदर लेके जा रहा है। हम आपको जिना हॉस्पिटल से एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशेंट को फौरी तौर पर फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले इन्होंने स्पॉट पर दी, उसके बाद पेशेंट जो है वो अब अंदर इस सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। चूँकि और बहुत सारे पेशेंट मौजूद हैं अंदर, यहाँ पे अलाउड भी नहीं होगा अंदर जाना, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ये रेस्क्यू वर्कर्स बाहर आते हैं, हम आपको बताएंगे कि इनका ऑपरेशन जो है रेस्क्यू का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे किस तरह से पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद फिर वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि उस पेशेंट का मजीद ट्रीटमेंट किया जाए। अब मैं आपको अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के इख्तितामी लम्हात से पहले के कुछ तारीक और शर्मनाक मनाजिर दिखाने वाला हूँ। मैं और मेरी टीम अपनी सहाफती जिम्मेदारियों और अस्पताल के नस्ब ज़ब्त से न सिर्फ पूरी तरह वाकिफ हैं, बल्कि हमेशा इन्हें मद्देनजर भी रखते हैं। मैं और मेरी कैमरा टीम इस इमरजेंसी सर्जिकल वार्ड में आसानी से दाखिल हो सकती थी, लेकिन हम दाखिल न हुए और अपनी सहाफती जिम्मेदारियों का बरमला इजहार भी करते रहे। सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। चूँकि और बहुत सारे पेशेंट मौजूद हैं अंदर, यहाँ पे अलाउड भी नहीं होगा अंदर जाना, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ये रेस्क्यू वर्कर्स बाहर आते हैं, हम आपको बताएंगे कि इनका ऑपरेशन जो है रेस्क्यू का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे किस तरह से पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं। आप एक बार फिर जरा गौर से सुनिए कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े होकर मेरी जबान पर क्या अल्फाज थे। चूँकि और बहुत सारे पेशेंट मौजूद हैं अंदर, यहाँ पे अलाउड भी नहीं होगा अंदर जाना, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा सकते। अब आप खुद ही फैसला करें कि जिस सहाफी को न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो और वो खुद उन्हें अपनी जबान से दोहरा भी रहा हो, तो फिर उस सहाफी को उसकी टीम के हमरा हिरासा करने, धक्के देने, गालम गलोच और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाने का क्या जवाब है। व्यूअर्स, जिना हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो हमें एज यूजुअल जिस तरह से मीडिया को रोका जाता है काम करने से, हम तो इनके सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में भी दाखिल नहीं हुए। हमने इनके काम को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश नहीं की है, लेकिन कह रहे हैं बंद कर रहे हैं कैमरा, आप कैमरे में छोड़ दें, आप कैमरे यार जा रहे हैं भाई। अच्छा नहीं, अंदर आके बैठ जाओ। इसका पकड़ा, इसको पकड़ा, आप अंदर आके बैठ जाओ। आप बैठ रहे नहीं, इसको वो जो नहीं, आप सारा कुछ रख लेना अपने पास, बिठा लें आप। नहीं, आप सामने कमरे में आए नहीं, आ जाए यार, आज सही बात। लेकिन एक सहाफती टीम पर ये सब कुछ हो रहा है जिना अस्पताल के सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड के बाहर, और कर कौन रहा है? इसी अस्पताल के गुंडा अनासिर और बदमाश माफिया के कारिंदे। नाजरीन, ये जिना अस्पताल का सिक्योरिटी इंचार्ज जवाद है, जिसका काम तो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देना है, मगर न जाने किसके ओवर टाइम पर हिफाजत कम और गुंडागर्दी ज्यादा कर रहा है। इसका पकड़ा, इसको पकड़ा, इसका पकड़ा, इसको पकड़ा। इस गुंडे नुमा सिक्योरिटी इंचार्ज जवाद की नजर जैसे ही मुझ पर और मेरी टीम पर पड़ी, इसने पहली ही फुर्सत में अपने बावर्दी बेटी भाइयों को बुलवा लिया। इन गुंडों ने जबरदस्ती कैमरे बंद करवाने, उन्हें छीनने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने जवाद को बारहा समझाया कि हम अस्पताल के मामलात में मदाखलत का कोई इरादा नहीं रखते और न ही अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से जिना अस्पताल पर किसी किस्म का कीचड़ उछालना चाहते हैं, बल्कि हम तो एक नेक और फलाही मकसद की खातिर रेस्क्यू 1112 के रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने नाजरीन तक पहुंचाने के लिए जिना अस्पताल तक आए हैं। लेकिन जिना अस्पताल के गुंडों का सरगना कुछ भी सुनने को तैयार न था, क्योंकि उसने जिंदगी में कुछ सीखा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मारपीट, गालम गलोच और धक्के देना। जरा ये सुनिए
जवाद किस दीदा दिलेरी से कैमरा तोड़ने की धमकी दे रहा है। भाई आप इसे तड़वाना चाहते हो, मुझे ये बताओ। भाई आप इसे तड़वाना चाहते हो, मुझे ये बताओ। भाई आप इसे तड़वाना चाहते हो, मुझे ये बताओ। पूरी टीम को जबरदस्ती डायरेक्टर इमरजेंसियों हादसात डॉक्टर इकबाल ख्वाजा के दफ्तर में ले जाया गया। ये है गुंडागर्दी के सरपरस्त डॉक्टर इकबाल ख्वाजा का दफ्तर। और नाजरीन, ये है डॉक्टर इकबाल ख्वाजा जिनकी ईमा और मर्जी से मेरी निहत्ती टीम के साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा था। जिस वक्त सिक्योरिटी इंचार्ज जवाद मेरे प्रोड्यूसर अली शाहिद को हिरासा करके तशद्दुद करने पर तुला था, ठीक उस वक्त मैं मुसलसल 10 मिनट तक डॉक्टर इकबाल से दरख्वास्त करता रहा कि वो जवाद को रोकें और तहजीब और शाइस्तगी से बर्ताव का कहें। लेकिन डॉक्टर इकबाल, जिन्हें डॉक्टर कहना भी इस पेशे की तस्लील और तौहीन महसूस होती है, हमारी बेबसी और तहकीर से मुसलसल महजूज होते रहे, लुत्फअंदोज होते रहे और ज़ेरे लब मुस्कुराते रहे। हद तो ये है कि सिक्योरिटी इंचार्ज जवाद डॉक्टर इकबाल के कमरे में उनकी मौजूदगी में मेरे कैमरामैन को किस तहकमाना लहजे से हुक्म दे रहा था, जरा सुनिए। रिकॉर्डिंग लगा के बंदा बैठा हुआ है अभी भी। रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर। लेकिन हमारे कैमरामैन ने जान जोखिम में डालकर इंतहाई महारत से डॉक्टर इकबाल की बेहिसी, ढिठाई, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और शैतानी मुस्कुराहट को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। हमें बार बार ये कहा जाता रहा कि आप कैमरे के हमरा अस्पताल की इमारत में क्यों दाखिल हुए, जबकि अवामी शख्सियात, दफातर, इमारतें और मुकामात, खुसूसन जहां अवाम का पैसा खर्च किया जा रहा हो, उनके एहतसाब और बेज़ाब्तगियों को अवाम के सामने लाना मीडिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं कि असाइनमेंट की टीम को अस्पताल की इमारत से बाहर रखने की एक ही वजह हो सकती है, और वो ये कि जिना अस्पताल में इलाज मुआवजे की नाकिस सूरत हाल और सहूलियात के फुकदान को अवाम से मख्फी रखा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी लम्हात जिना अस्पताल की इमरजेंसी में मुकम्मल होना थे, लेकिन अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज जवाद की गुंडागर्दी के बायस हम ये लम्हात आप तक पहुँचाने से कासिर रहे। हम आपसे ये अज़्म करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में मौजूद माफिया और गुंडागर्द अनासिर को बेनकाब करते रहेंगे।